नमस्कार, हस्तक्षेप न्यूज़ पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र उपाध्याय। कल टीवी लाइव पर एक गंभीर चर्चा हुई। उस गंभीर चर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं उस चर्चा की महत्वपूर्ण अंश सारांश। याद कीजिए दोस्तों कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत की दुकान खोलने का संदेश देश भर में दिया था। बीजेपी नेताओं को मोहब्बत की दुकान वाले इस कंसेप्ट पर काफी ऐतराज था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो बाकायदा राहुल गांधी पर इल्जाम लगा दिया था कि वो मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि नफरत का मॉल खोल रहे हैं। लेकिन मणिपुर से होते हुए हरियाणा तक नजर दौड़ाइए तो पता चलेगा कि बीजेपी शासन में नफरत का कारोबार थोक के भाव हो रहा है। जिस तेजी से आम लोगों में गुस्सा और हिंसा का भाव बढ़ते जा रहा है, उससे देखकर यकीन नहीं होता कि यह देश गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, सम्राट अशोक और महात्मा गांधी की विरासत वाला भारत है। कल सुबह जयपुर मुंबई ट्रेन में जो आतंकी घटना हुई है, आतंकी ही कहूंगा उसे, क्योंकि वो इंसान कहलाने के लायक तो बिल्कुल ही नहीं है, आतंकवादी से कम नहीं है, इसलिए आतंकी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। जयपुर और मुंबई ट्रेन में जो घटना घटी है उसके बारे में बात कर रहा हूं। और उस घटना से देश अभी संभल भी नहीं पाया था कि शाम ढलते ढलते हरियाणा के नूह में सांप्रदायिक तनाव की आग भड़क उठी और ये आग ऐसी भड़की कि दिल्ली के मुहाने तक पहुंच गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये तमाम आप सब जान रहे हैं दिल्ली के मुहाने पर हैं, एनसीआर में आते हैं। कहां हम अहिंसा परमो धर्मो की बात करते थे दोस्तों, और कहां अब हम हिंसा को ताज पहनाने तक पहुंच गए हैं। इसे तो आजादी का अमृत काल नहीं कहा जा सकता ना। लेकिन इस दौर को जो अमृत काल बता रहे हैं वो यानी देश के पीएम नरेंद्र मोदी आज पुणे में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। तिलक ने स्वराज्य की जो कल्पना की थी, क्या वो ऐसा ही स्वराज्य था? ये सवाल आज हर एक नागरिक को अपने आप से पूछना चाहिए। खैर, मोदी जी के लिए आज पुरस्कार के साथ साथ खुशी की बात यह भी हो सकती है कि उनके साथ 26 दलों का गठबंधन यानी इंडिया के एक प्रमुख नेता शरद पवार ने मंच साझा किया। इतना ही नहीं, उनसे हाथ भी मिलाया और उनकी पीठ भी थपथपाई। ये वही इंडिया है जिसकी तुलना मोदी जी ने इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से की है। खैर, शरद पवार की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर राहुल गांधी की सियासत बिना लाग लपेट के आगे और एक ऐसी दिशा में बढ़ रही है जहां से उम्मीद की कुछ बची हुई किरणें दिखाई देती हैं। आज राहुल गांधी फिर उस जगह पहुंच गए जहां कायदे से सरकार के किसी मंत्री को पहुंचना चाहिए था। दरअसल राहुल गांधी आज सुबह 4 बजे दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी पहुंच गए। वहां उन्होंने फल और सब्जी बेचने वाले व्यापारियों से मुलाकात की, बात की, उनकी समस्याओं को समझा। आपको याद होगा दोस्तों कि कुछ दिनों पहले एक सब्जी वाले का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो महंगी सब्जी न खरीद पाने से दुखी और मायूस था, लाचार था। उसकी लाचारी और आंसू देश में हजारों लाखों लोगों तक पहुंचे, लेकिन मोदी जी अब तक कोई आंसू अपनी पहुंच तक नहीं बना पाए हैं। उन्हें न गरीबों की मजबूरी दिखती है, न दिखाई देती है, न पीड़ितों का दुख दिखाई देता है। खैर, राहुल गांधी ने सब्जी विक्रेताओं से अपनी मुलाकात के बारे में इंस्टाग्राम पर लिखा है कि आज भारत की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर मंडी पहुंचकर वहां के विक्रेताओं और व्यापारियों से मुलाकात की और सभी से मिलकर उनके काम, समस्याओं, बढ़ती कीमतों पर चर्चा की और उनके भविष्य की आकांक्षाओं को जाना। आपको याद होगा कि राहुल गांधी बार बार मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकान और उसके साथ साथ आगे बढ़ना, और यहीं से एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है इस देश में, क्योंकि मणिपुर 3 महीने से जल रहा है, हरियाणा की हालत खराब हो रखी है। ट्रेन में कोई आकर के 3-4 लोगों को गोली से मार डालता है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री की चुप्पी आखिर क्या कुछ कहलाती है। ये एक दुखद घटनाक्रम में से एक पहलू यहां सामने इसको कह सकते हैं। खैर, लेकिन पहले ये सुनते हैं, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात कई बार कह चुके हैं, लेकिन रिसेंटली वो जब अपना इलाज कराने के लिए राहुल गांधी केरल में थे तो उन्होंने वहां से वर्चुअली जुड़ करके इंडियन यूथ कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। वहां भी उन्होंने मोहब्बत की दुकान की बात कही थी। जरा सुन लीजिए, उसमें चर्चा, जिक्र जो है वो कर रहे हैं मणिपुर का भी। सुनिए जरा। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत अच्छा नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, यही आपका काम है और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मणिपुर में
इन्होंने नफरत की बाजार खोली। चलिए हम जाकर मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। जहां पे ये नफरत फैलाते हैं वहां आप जाकर मोहब्बत की दुकान खोलिए और देखिए। तो जहां भी ये नफरत फैलाते हैं वहां हम चल के मोहब्बत की दुकान खोल लेंगे। और दूसरी तरफ इस देश में नफरत फैलाने की साजिशें रची जा रही हैं, चल रही हैं। अभी मणिपुर में इस साजिश ने गहरे जख्म दिए हैं और इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुनवाई की है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मणिपुर के घटनाक्रम पर सुनवाई की और आज उस सुनवाई का तीसरा दिन है। अलग अलग डेट के हिसाब से तीसरी बार आज कोर्ट की बैठक हुई और उसमें 3 जजों के जो बेंच है उसने इस पर सुनवाई की। कल भी इस पर सुनवाई हुई थी। एक बार फिर अदालत की सख्ती जो है वो देखने को मिली है। आज सीबीआई को मामला सौंपने की मांग पर कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही थी। अगर 6000 में से 50 एफआईआर सीबीआई को सौंप भी दिए जाएं तो बाकी 5950 का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वायरल वीडियो मामले में प्राथमिकी दर्ज यानी कि एफआईआर दर्ज करने में काफी देरी हुई है। वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पुलिस प्रशासन और सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि साफ है कि हालात राज्य की पुलिस के नियंत्रण के बाहर है। ये आप देख रहे हैं और मई से जुलाई तक कानून व्यवस्था ठप हो गई थी, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सीधे सीधे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पूछा है मणिपुर को लेकर के। आपको बता दूं कि कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को यानी 7 अगस्त को रखी है और मणिपुर के डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सवालों के जवाब देने के लिए कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात हम कर रहे हैं मणिपुर मामले पर। मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट की यह सख्ती मोदी सरकार पर भारी पड़ सकती है दोस्तों, यह तय मानिए। सुप्रीम कोर्ट की बात से उधर अगर हम पटना चलें, बिहार चलें, तो बिहार की राजधानी पटना में हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को बड़ी राहत दी है। जातीय जनगणना के फैसले के खिलाफ सारी याचिकाओं को खारिज करते हुए बिहार में जातीय जनगणना जारी रखने का आदेश आज हाईकोर्ट ने दिया है। जातीय जनगणना का मुद्दा अभी बिहार में गर्म है, लेकिन आने वाले चुनाव में सारे देश में इंडिया इसे मुद्दा बनाएगा। जिसकी जितनी आबादी आप जानिए उसका उतना हक, ये नारा राहुल गांधी ने दिया था और ये कहते आए हैं। और ये खासकर जिस समय कर्नाटक का चुनाव था उस समय यह नारा राहुल गांधी ने दिया था चुनावी मंच से। अब जातीय जनगणना के बाद आंकड़े सामने आएंगे और पता चलेगा कि हर एक आबादी को उसका हक मिल रहा है या नहीं। आबादी के इन आंकड़ों से मोदी सरकार खूब घबराती है, लेकिन अभी तो उसकी घबराहट बनाने वाले और मुद्दे सामने आएंगे ही। तो सवाल उठता है कि क्या इन परेशानियों से बचने में मणिपुर या हरियाणा जैसी घटनाएं बीजेपी की मदद कर सकती हैं? एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों आज न्यूज पॉइंट में देखेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या इंडिया की तैयारी से घबराएगी मोदी सरकार, क्या नफरत के कारोबार को बंद करेगी मोहब्बत की दुकान। तमाम बातें इसलिए भी क्योंकि जो कुछ हरियाणा में हो रहा है, जो कुछ मणिपुर में होगा, जो कुछ ट्रेन में हुआ, जो घटनाएं घट रही हैं, वो क्या यही हमारा देश है? सवाल तो कई उठते हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ें उससे पहले एक बाइट और सुनाना चाहता हूं और वो बाइट है राहुल गांधी की। राहुल गांधी आप याद कीजिए जब ब्रिटेन गए थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने लेक्चर दिया था, वहां उन्होंने कहा था कि पूरे देश को में केरोसिन छिड़क दिया गया है। जरा उस बाइट को सुन लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। यहां बहुत जरूरी है इस बाइट को सुनना, क्योंकि जो कुछ हो रहा है क्या वही नफरत है? जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी और क्यों यहां नाराज दिखाई दी थी इस बयान के बाद मोदी सरकार। You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together, bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down, because if this temperature doesn't cool down, things can go wrong. I think it's very dangerous.
तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जब गए थे लेक्चर देने के लिए, तो वो क्या कुछ कह रहे थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यहां इसलिए रखना चाहता था क्योंकि चर्चा जो है एक तरफ मोहब्बत की और दूसरी तरफ नफरत की हो रही है। और उन सब के बीच देश में जो कुछ हो रहा है, क्या ये नफरत का कारोबार चल रहा है? क्या नफरत के बल पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही हैं, या ये कहें कि नफरत की आग में सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही हैं? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ देखिए इस वक्त एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विभूति नारायण राय साहब हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। आपका स्वागत करता हूं राय साहब इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयशंकर गुप्ता जी, हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। राय साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी राय साहब, सीधे आपके पास आना चाहता हूं और बहुत लंबा अनुभव है आपका, जो कुछ हो रहा है देश में उसको कंट्रोल करने का अनुभव, दंगों को, कर्फ्यू को और इन सबको आपने बहुत नजदीक से देखा है, समझा है, जाना है। जो कुछ हो रहा है मणिपुर से लेकर के हरियाणा तक, पहली नजर में इसको किस रूप में आप देखते हैं? जरा आपका इस पे नजरिया समझना चाहूंगा कि कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए। क्या ये सियासत है या देश में ऐसा होता रहा है और वो चूंकि एक परिपाटी चलती रही है इसलिए ये हो रहा है, ऐसा माना जाए? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से जहर बोया गया है हमारे समाज में और जिस तरह से वर्टिकली डिवाइड हुआ है समाज, ये उसका एक प्रतिफलन है जो पिछले 2 दिनों से दिखाई दे रहा है। एक ट्रेन में आरपीएफ का सिपाही जो हथियार लेके चल रहा है, सिर्फ इसलिए 3 मुसलमानों को मार देता है क्योंकि बहस में उत्तेजित हो गया और उसने कुछ नेताओं के नाम लिए कि अगर उनको वोट नहीं दोगे तो इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। ये अपने आप में आप समझते हैं कितनी चिंताजनक स्थिति होगी। हरियाणा में जो कुछ हो रहा है, मेवात में, ये पिछले कुछ महीनों से ये सब हो रहा था। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले कुछ पशुओं के व्यापारियों को पकड़ करके और मारा गया, उन्हें जिंदा जलाया गया और उसमें राजस्थान में मुकदमे कायम हुए। राजस्थान पुलिस ने जब गिरफ्तारी की कोशिश की तो हरियाणा पुलिस ने न सिर्फ उनको सहयोग नहीं दिया बल्कि ये सुनिश्चित किया कि वो गिरफ्तार ना हो सके। और उसमें से एक आदमी जो उस घटनाक्रम में जो एक तरह से काफ़ी जिसकी चर्चा थी, उसका वीडियो 3-4 दिन से गर्दिश कर रहा था और वो पूरे माहौल को विषाक्त कर रहा था। सबको पता था कि जब भी इस तरह के जुलूस निकलते हैं, चाहे वो कांवड़ियों के हों, चाहे और किसी धार्मिक के हो, मुहर्रम के हो, उसमें अगर आप तनाव पहले से तनाव मौजूद हो तो आपको बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता दंगे फसाद कराने के लिए। तो हरियाणा में भी लगभग यही हुआ। पिछले कई महीनों से जो विवाद चल रहा था उसका एक तरह से विस्फोट हुआ जो कल परसों हुआ है। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये जो वीडियो है, या अब तो ये कहा जा रहा है दूसरे पक्ष की तरफ से कि साहब कुछ और भाषण दिए गए थे और जिसमें बदला लेने की बात कही गई थी। यानी सब कुछ स्पष्ट था, सब कुछ पब्लिक डोमेन में था, उसके बाद भी कोई सतर्कता नहीं बरती गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वो है। अभी मैं किसी विश्व हिंदू परिषद के कोई नेता कह रहे थे कि हरियाणा के गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं था, पुलिस ने उन्हें अंधकार में रखा। तो अगर वो हरियाणा के गृह मंत्री इस तरह की बात कह रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें अंधकार में रखा, तो मुझे नहीं लगता कि फिर उन्हें नैतिक रूप से अपने पद पे बने रहने का अधिकार है। वो जहाँ पर बैठे हुए वहाँ से 40-50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और अगर वो इतने अक्षम हैं, इतने अयोग्य हैं कि वो अपने पुलिस पर नियंत्रण नहीं रख सकते, पुलिस से सूचनाएं नहीं हासिल कर सकते, तो फिर उन्हें सोचना चाहिए कि क्या वो गृह मंत्री बने रहें। बहरहाल ये सब दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हुई हैं। अभी तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि बिना किसी तरह के पॉलिटिकल लाभ और हानि का
को ध्यान में रख के इसकी निंदा होनी चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि वहाँ शांति कायम हो। और आप खुद भी आपको याद होगा कि मेवात तो वो इलाका है जहाँ विभाजन के समय भी दंगे नहीं हुए थे, और विभाजन के समय जब गुड़गांव से लेकर के अमृतसर तक सारे इलाकों से मुसलमान भगा दिए गए थे। मेवात एक इलाका था जहाँ पर कि महात्मा गांधी की अपील पर और बहुत सारे राष्ट्रीय नेताओं ने जा करके वहाँ पर ये सुनिश्चित कराया था कि वहाँ से एक भी मुसलमान का पलायन नहीं हुआ था। और वो एक ऐसा इलाका था जहाँ ज़्यादातर कन्वर्टेड मुसलमान थे, लेकिन वो अपनी हिंदू परंपराओं को बचाए हुए थे, हिंदू परंपराओं पर चलते थे शादी विवाह में और दूसरे उसमें। अगर वहाँ इतना जहर फैल गया है, और मैं ये नहीं किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने में मेरी कोई रुचि नहीं है, जाहिर है कि हिंसा में दोनों लोगों ने अपनी अपनी भागीदारी की होगी। तो अगर वहाँ इस तरह का माहौल बन गया है कि जरा सी उत्तेजना पर अगर इस अल्पसंख्यक इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति क्यों आई है, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है या किन को इसका लाभ होने जा रहा है, कौन चुनावों को ध्यान में रख करके भाषण दे रहा है, कौन शांति कायम करने में दिलचस्पी रखता है। इन सब चीज़ों पे हमें फिर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जी राय साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि जब भी आज की परिस्थितियों का जिक्र होता है, जो तनाव की परिस्थिति हम चाहे मणिपुर में देख रहे हैं, चाहे हम आज हरियाणा में देख रहे हैं, इन परिस्थितियों का जिक्र जब भी आता है तो पुराने दंगों की बात सामने आ जाती है, लाई जाती है। बिहार का भागलपुर से उठा करके और मुजफ्फरनगर तक की जितनी घटनाएं हैं सबको सामने रखा जाता है। लेकिन क्या पिछली घटनाओं को, चूंकि आपकी एक किताब भी है दंगों का कर्फ्यू, कुछ ऐसी शहर में कर्फ्यू, शायद ये किताब का नाम मुझे जहां तक ध्यान है, आप बहुत नजदीक से जानते भी हैं जो कुछ भी पिछली घटनाएं हुई हैं, उस आधार पर भी समझना चाहता हूं कि क्या पिछली बातों को सामने रख के आज के घटनाक्रम को ढका जा सकता है, और क्या पहले जो कुछ हुआ है वो उसको और आगे बढ़ाने के क्रम में पहले की घटनाएं जो ही हैं, क्या उसमें सियासी रोटियां सेकी गई थीं, और क्या आज सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? इन दंगों या इन घटनाओं या सांप्रदायिक तनाव के पीछे का मूल कारण क्या है, जरा ये समझना चाहता हूं। देखिए, ये तो एक खास तरह का पैटर्न है जो लगभग हर दंगे में आपको दिखाई देता है, और उस पैटर्न की शुरुआत ही इससे होती है कि कोई ना कोई इन सारी जो कुछ हिंसा हो रही है, इन सबसे कोई ना कोई राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है। इन सारी घटनाओं में जो पैटर्न दिखाई देता है, उसमें एक ये भी कॉमन चीज है कि हर जगह प्रशासन या पुलिस असफल हो जाती है। बहुत सारी जगहों पर हम दुर्भाग्य से ये पाते हैं कि भारतीय राज्य वो सब नहीं करता जो जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है, बल्कि कई मामलों में तो भारतीय राज्य इस तरह से व्यवहार करता है जो किसी भी सभ्य समाज में किसी भी राज्य से जिसकी अपेक्षा नहीं की जाती। तो बहुत सारा पैटर्न तो एक ही जैसा है। तो यहाँ जो 2-3 दिन में हुआ या मणिपुर में जो हो रहा है, आप अगर देखेंगे तो वो लगभग देखिए 1961 में आज़ादी के बाद पहला सांप्रदायिक दंगा हुआ जबलपुर में, और मुझे इत्तेफाक से एक फेलोशिप मिली थी जिसमें मैंने सांप्रदायिक दंगों पर थोड़ा काम किया था, अध्ययन किया था। तो मैंने पाया कि लगभग एक ही जैसा पैटर्न है, हर जगह कोई ना कोई है जो आग भड़काने में जिसकी दिलचस्पी है, जिसको उससे फायदा हो रहा है। हर जगह प्रशासन वो सब नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए। खासतौर से अल्पसंख्यकों के मन में ये वेदना, ये तकलीफ हमेशा रहती है कि भारतीय राज्य ने जो उसकी जिम्मेदारी थी अपने नागरिकों की जान माल की रक्षा की, भारतीय राज्य उस पर खरा नहीं उतरा। और ये कोई अभी हाल की बात नहीं है, मैं तो 1961 के बाद से बता रहा हूँ कि हर दंगे में लगभग यही कहानी दोहराई गई। तो ये दुखद है। कम से कम 2023 में जब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का दावा कर रहे हैं, और अब ग्लोबलाइज दुनिया है, अब आप उस तरह की हरकत नहीं कर सकते जिस तरह हमने पहले की होगी। तो पूरी दुनिया आपके ऊपर नजर रखती है, आप देखेंगे खतरनाक होंगे। बहरहाल पैटर्न तो एक ही जैसा अभी जो दिख रहा है आपको गुड़गांव में और ट्रेन में या मणिपुर में, लगभग ऐसा ही पैटर्न 1961 से मैं देखता आया हूँ। जी, एक आखिरी सवाल, मैं जानता हूं आपको जाना है, एक आखिरी सवाल, जो ट्रेन में जो घटना घटी है,
क्या ये मानसिक रूप से कहा जाए कि एक बीमार होने की कगार या उस डायरेक्शन में जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं कि मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी इसलिए गोली चला दी, ये समझा जाए, या ये समझा जाए कि जो कह रहा है कि मीडिया के जरिए जो बातें आ रही हैं सामने और उस कारण देश में जो नफरत इतनी ज्यादा फैल गई है उसके कारण ये सारी घटनाएं अब धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में क्या हम समझें कि ऐसी घटनाओं में इजाफा हम देखेंगे या जैसा चल रहा है वैसा देखेंगे? मतलब परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं क्या आपके हिसाब से? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये एक आइसोलेटेड घटना है। एक जवान निश्चित रूप से वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा। बिना उससे मिले, बिना उसके बारे में विस्तार से जाने मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि हजारों की तादाद में आप ट्रेनों में, सड़कों पर, हवाई जहाज में, हर जगह आप देखते हैं हथियारबंद लोग घूमते हैं। और भारत में ये एक सौभाग्य की बात है कि राज्य के पास ही हथियार है। जो आम नागरिक है वो हथियार रखना उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो ये सारे राज्य के एजेंट्स हैं जो हथियार लेके घूमते हैं। तो अगर इस तरह का जहर उनके अंदर भर जाए और वो खून खराबा करने लगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कितनी भयानक स्थिति होगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक आइसोलेटेड घटना है। वो जवान जिसने फायरिंग की है वो कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब रहा होगा, लेकिन ये जहर भी उसके अंदर रहा होगा। वो डिस्टर्बेंस के कारण वो गोली, और भी बहुत सारे कारणों से गोलियां चलती हैं। कई बार जवानों को छुट्टियां नहीं मिलती, कई बार उनके घरों में कोई समस्या होती है, उनका किसी अपने बड़े अफसर से झगड़ा हो जाता है। वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ एक बहुत घृणित संस्था है। उसमें कई बार होता है कि जो निचली जातियों के कर्मी हैं सशस्त्र बलों में भी, उनके साथ दुर्व्यवहार हो जाता है। तो गुस्से के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जो जिस तरह से हुआ है तो इसमें तो ये निश्चित है कि वो आदमी स्वस्थ नहीं है। लेकिन स्वस्थ ना होने के बाद जो उत्तेजना का कारण है और जिस तरह की बातें अखबारों में रिपोर्ट हुई हैं वो चिंताजनक हैं कि वो तो सांप्रदायिक दुर्भावना भी उसके साथ जुड़ गई है। उसने एक ही धर्म के 3 लोगों को या 4 लोगों को, 3 लोगों को मारा है। तो ये ज्यादा चिंताजनक है। जी, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। दीपक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, एक मिनट जल्दी से पूछ लीजिए। जी राय साहब, मैं एक ही बात जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ बहुत सारे पॉपुलेशन के अंदर, खासकर नौजवानों में, छात्रों में जिस तरीके से सांप्रदायिकता का जहर भरा गया है, क्या आपके पास ऐसी सूचना है या जानकारी है कि हमारी जो खाकी वर्दी है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेज हो या राज्य के बल हो, क्या ये भी काफी बड़े पैमाने पे कम्युनल हो चुके हैं क्या? देखिए, मैंने अभी जिक्र किया था 1961 में जो पहला दंगा हुआ, आजादी के बाद का दंगा जो रिकॉर्डेड है, वो जबलपुर में हुआ था। तब से लेकर के आज तक दुर्भाग्य ऐसा है कि बहुत कम मौकों पर हमको जो खाकी कपड़े पहने हुए लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम मौकों पर वो सेकुलर या इम्पार्शियल या जिसे आप कह सकते हैं कानून कायदे का सम्मान करने वाले संगठन के तौर पे दिखे हैं। ज्यादातर मौकों पर ज्यादतियां हुई हैं, ये बात तो सही है। लेकिन इसके साथ ये भी सही है कि इधर हाल के सालों में ये जहर ज्यादा बढ़ा है। जिस तरह से खासतौर नौजवानों की बात आप कर रहे हैं, विश्वविद्यालयों में जिस तरह से हो रहा है, पाठ्य सामग्री बदली जा रही है, इतिहास की समझ बदली जा रही है, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस जहर को और गाढ़ा कर रहे हैं। और जिस तरह की घटना ये हुई, अगर ये जहर इसी तरह फैलता रहेगा तो हमें फिर और इस तरह की घटनाओं के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं राय साहब जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने रखी यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको। बढ़ेंगे आगे और सीधा जो कुछ देश में चल रहा है। अभी दोस्तों आप सुन रहे थे विभूति नारायण राय साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के, और उनसे हम समझ रहे थे कि जो कुछ चल रहा है, चाहे मणिपुर की घटना है, चाहे वो हरियाणा में कल रात से जो घटना घटी है, और चाहे कल सुबह जो घटना आपके सामने आई जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में, एक जवान 4 लोगों का कत्ल कर देता है।
और उसके बाद डायलॉग भी बोलता है। तो ये देश किधर जा रहा है, यही समझने की कोशिश एक उस विभाग के अधिकारी से जो कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में सबसे आगे रहता है, क्योंकि देश में अगर कानून है तो कानून का रखवाला यानी कि पुलिस वाले होते हैं। तो पूर्व डीजीपी हमारे साथ थे विभूति नारायण राय साहब, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी भी। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और बाकी आप तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, एक तरफ राहुल गांधी सुबह सुबह पहुंचते हैं आजादपुर मंडी 4 बजे सुबह, और राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की थी। राहुल गांधी इंग्लैंड पहुंचते हैं और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो लेक्चर देते हैं, सवालों का जवाब देते हैं, तो वो कहते हैं कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है। और आज हम जो कुछ देख रहे हैं, और जैसा अभी बता रहे थे राय साहब कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के गृह मंत्री को पता नहीं था, अगर ऐसी बात सामने आए हरियाणा की घटना, तो क्या कहा जाए? क्या सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ हो रहा है, ये माना जाए? देखिए राजीव जी, पहली बात तो ये जो राय साहब ने कहा कि ये मानसिक दबाव और ये कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, मैं इससे पूर्णतः असहमत हूं। जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो आदमी इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करता है, वो छांट छांट के नहीं मारता। इस आदमी ने जो मारा उसमें एक आदिवासी मीणा को मारा और 3 अल्पसंख्यकों को मारा। जो प्रवेश शुक्ला ने किया वो एक आदिवासी के साथ किया। देखिए, ये कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि गोडसे जो था मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी था। देखिए, अगर वो विक्षिप्त आदमी होता तो अंग्रेजों को मारता, और अगर अंग्रेजों को मारता, क्योंकि हमारे देश पे सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी ने किया है तो अंग्रेजों ने किया है। गोडसे ने किसी अंग्रेज को नहीं मारा, उसमें महात्मा गांधी जो सबसे बड़े राम भक्त थे उनको छांट के मारा। तो ये लोग विक्षिप्त लोग नहीं हैं, ये दुष्ट लोग हैं, जो कि जो अच्छे लोग समाज के अंदर हैं उनको चुन चुन के मारते हैं। और जो चुन चुन के मारते हैं वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं, वो ऐसे विक्षिप्त लोग हैं जो कि घृणा से भर गए हैं। और मैं राजीव जी ये मानता हूं, आज देश में केरोसिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो नहीं, लैंडमाइंस बिछी हुई हैं। हमारे अंदर ह्यूमन बॉम्ब्स घूम रहे हैं, हमारे अंदर जो सुसाइडल बॉम्ब्स हैं वो घूम रहे हैं। आपको राजीव जी नहीं पता है कि जिस आदमी से मुखातिब आप हो रहे हैं, जब आप बाजार में घूम रहे हैं, जब आप ट्रेन में जा रहे हैं, जब एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, आपको नहीं पता आपके बगल में कौन ह्यूमन बॉम्ब है। अगर अभी तो वो आदिवासियों को मार रहे हैं, अभी तो दलितों को मार रहे हैं, लेकिन अगर वो सवर्णों को भी, हिंदुओं को भी अगर देखेंगे कि वो आदिवासियों का, दलितों का और अल्पसंख्यकों का बचाव कर रहे हैं, ये ह्यूमन बॉम्ब्स हमको और आपको भी मार सकते हैं। देखिए, सॉल्यूशन आज देश के पास केवल एक है राजीव जी, केवल एक है। आज देश को महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति की जरूरत है, आज देश को एक गांधी की जरूरत है, आज उस तरह के आदमी की जरूरत है जो कि एक कपड़े में, एक टी शर्ट में या नंगे शरीर लोगों के साथ, जनता के साथ घूमे। इनसे संघर्ष करने का एक माध्यम है। और लोग कहते हैं विपक्षी दल को ऐसा करना चाहिए, कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए, एनसीपी को ऐसा करना चाहिए। मैं ये मानता हूं राजीव जी, हम सब देश के प्रति जितने लोग कर्तव्यनिष्ठ हैं, जो देश को प्यार करते हैं, ये हम लोग एक वन मैन आर्मी हैं। हमको 10-15 लोगों की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं दिन में कम से कम 10 लोगों को मोहब्बत की बातें बताऊं, और ये बताऊं कि जिस प्रकार के ह्यूमन बॉम्ब्स ये घूम रहे हैं व्हाट्सएप के अंदर और ये फेसबुक के अंदर, और जिस प्रकार का ये एक प्रकार का विस्फोट करने के लिए लैंडमाइंस इन्होंने बिछा रखी हैं, अगर आपने इनको डिफ्यूज नहीं किया, भारत जो है वो टूट जाएगा। आज जो है देश का लोकतंत्र बचाने से बड़ी चीज ये है, देश के अस्तित्व को बचाना है। मेरे देश का अस्तित्व खतरे में है, भारत माता खतरे में है। और जो लोग ये कहते हैं कि भारत माता को प्यार करते हैं, भारत को अपनी मां मानते हैं, उनका ये नैतिक कर्तव्य है कि अपनी भारत माता को बताने के लिए वो एक वन मैन आर्मी बने। मुझे राहुल गांधी की आवश्यकता नहीं है, मुझे अखिलेश यादव की आवश्यकता नहीं है, मुझे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा नैतिक कर्तव्य है इस देश के प्रति, जो इस देश ने मुझको दिया है। ये मेरा कर्तव्य है कि ये जो आग लगाने वाले, जो केरोसिन को छिड़क के आग लगाने के लिए घूम रहे हैं और ह्यूमन बॉम्ब्स घूम रहे हैं, लैंड माइंस
जो इन्होंने बिछा रखी हैं उनको मैं डिफ्यूज करूंगा, लोगों को शांत करूंगा, लोगों को मोहब्बत का पाठ बताऊंगा। और इसमें अगर मेरी जान जाती है कल चली जाए, लेकिन देश को तड़पता हुआ नहीं देख सकता, अपनी भारत माता को तड़पता नहीं हुआ देख सकता। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो देश के अंदर घूम रहा है, देश में बॉम्ब बिछा रहा है और जो ये लैंडमाइंस बिछा रहा है, इसको नष्ट करना, इसको डिफ्यूज करना, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है, चाहे संघर्ष मेरी जान चली जाए। जी जी स्वामी जी, आपकी भावनाएं समझ में आ रही हैं और देश में जो कुछ हो रहा है और उसको लेकर के तो लगातार जब भी बात हम करें तो यही कहा जा सकता है कि शांति कायम हो देश में, लेकिन जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं वो बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही हैं। जरा आना चाहता हूं सीधे जयशंकर जी आपके पास। जयशंकर जी, 2-3 बातें हैं महत्वपूर्ण। एक सीधा मणिपुर से के घटनाक्रम से जुड़ी हुई बातें। मणिपुर की बात हम करें तो सीधे अब मणिपुर के साथ साथ हरियाणा की बात भी हम कर रहे हैं। हरियाणा के साथ साथ जो ट्रेन के घटनाक्रम, तीनों लगातार और एक के बाद एक 3 घटनाएं, 3 महीने से हम मणिपुर की घटना पर चर्चा कर ही रहे हैं। संसद के अंदर मणिपुर के नारे लग रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो राहुल गांधी वो एक अलग अंदाज में और कहीं ना कहीं शांति, अमन, मोहब्बत, इन सब का पैगाम देते हुए नजर आते हैं और अपना काम वो कर रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें काम दिखाई भी दे रहा है कि लोगों के बीच एक इंसान है, एक अकेला नेता है जो जा रहा है। आज़ादपुर मंडी में जाने का मतलब है कि अभी 3-4 दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो के बाद वो वहां तक पहुंचे हैं जहां सरकार को पहुंचना चाहिए था। कैसे देखा जाए जो स्वामी जी की जो चिंता है, हालांकि उस चिंता में एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा कि खुद को शहीद करके आप देश को नहीं बचा सकते, इसलिए खुद को पहले बचाइए और फिर देश को बचाने की कोशिश कीजिए। और ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये स्वामी जी के लिए भी मैं कहता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम खुद बचेंगे तब ये देश बचेगा और तभी हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो अपने को बचते बचाते देश को के लिए कुछ करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आना चाहता हूँ जयशंकर जी, आपसे समझना चाहता हूँ कि कैसे देखा जाए। 2 बातें पैरेलली चल रही हैं, एक तरफ नफरत की दुकान, दूसरी तरफ मोहब्बत का पैगाम। राजीव जी, मणिपुर और हरियाणा की जो घटनाएं हैं उसमें एक समानता दिखाई देती है। दोनों जगह की घटनाएं सुनियोजित, दोनों राज्यों में जो घटनाएं हुई हैं उसमें पुलिस प्रशासन और सरकार बर्बर आतताइयों के साथ खड़ी है। मणिपुर की घटना में 3 असहाय महिलाएं पुलिस के संरक्षण में थी, पुलिस के संरक्षण से बर्बर दरिंदों के हवाले कर दी गई। राज्य में एफआईआर बहुत देर से हुआ, एफआईआर होने के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो अभी तक कोई भी घटना उसकी होती नहीं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राज्य में तो इस तरह की तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, दर्ज हुई हैं, लेकिन एक्शन किसी भी मामले में नहीं हुआ है। तो ये जानबूझ करके सुनियोजित ढंग से घटनाएं होने दी गई या करवाई गई हैं। हरियाणा में भी जो घटना हुई है, गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं था, इतनी तैयारी। एक अभी मैंने भाजपा के सांसद हैं, कोई धर्मनाथ सिंह यादव, क्या तो नाम है कुछ तरह का, इधर वहां तो मिनी पाकिस्तान बन गया है। 10 साल से, 9 साल से कहिए, 10 साल से कहिए, हरियाणा में भी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली से सटा हुआ मेवात का इलाका है, मेवात के लोगों का एक इतिहास रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनकी भागीदारी रही है। या जैसे भी विभूति जी कह रहे थे कि साहब जब बंटवारा हुआ उस समय मेवात के मुसलमानों ने यहीं पे रहना और यहीं पे जीना मरना, दफन हो जाना कबूल किया था। उनका एक सांप्रदायिक सद्भाव का एक इतिहास रहा है, कभी दंगे उस समय नहीं होते। तो जानबूझकर सुनियोजित ढंग से यहां पर भी कराया गया। और अगर गृहमंत्री को नहीं मालूम है, मुख्यमंत्री को नहीं मालूम है, तो एक पल के लिए भी उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिस तरह से मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और खासतौर से अब राज्यपाल अनुसुईया उइके का जो बयान है, उसके बयान को ही देखते हुए, उनके बयान को देखते हुए ही गृह मंत्रालय को, केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को तत्काल मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था। अब हरियाणा का क्या है, इसके पीछे जो राजनीति है राजीव जी, देखिए हरियाणा अब उन राज्यों में आ गया है जहां से भाजपा की सत्ता खिसकते हुए साफ दिखाई दे रही है कि अगला जो चुनाव होगा
पिछली बार लोकसभा की लगभग सारी सीटें बीजेपी की झोली में चली गई थी। विधानसभा के चुनाव में उन्होंने दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, लेकिन वहां जिस तरह से नौजवान, किसान और फिर पहलवान, ये जो नाराजगी इनके बीच में बढ़ी हुई है, इसको दूर करने का तो कोई जरिया आपके पास है नहीं। लेकिन ये जो चुनौती चुनाव में आएगी, उसका सामना करने का आसान तरीका है कि सांप्रदायिक उन्माद को भड़काया जाए। मेवात के इलाके में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, बार बार ये बातें आती हैं, हमारा मीडिया भी बताता है कि साहब वो शोभा यात्रा जुलूस या कौन जुलूस उठे, पत्थरबाजी हुई, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि जो शोभा यात्रा निकल रही है उसमें किस तरह के नारे लग रहे थे, और खासतौर से जब वो धार्मिक स्थलों के पास से जब गुजर रही होती है वो यात्रा या जुलूस जो भी होता है, उसमें किस तरह से भड़काने वाले नारे उभर के आते हैं, जिस तरह से प्रवोक किया जा रहा है। आप सोचिए, कल्पना कर सकते हैं क्या? अभी जब वो भारतीय राज्य की बात कर रहे थे विभूति जी, इसी भारतीय राज्य के एक मुख्यमंत्री जो है कह रहे हैं कि साहब ज्ञानवापी को मस्जिद कहना ऐतिहासिक रूप से गलत है। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मामला अदालत में विचाराधीन है, अभी पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण करने जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, हाईकोर्ट ने भी उस पर लगाई है, और आप कह रहे हैं कि साहब वो मस्जिद नहीं है, कुछ और है, तो फिर तो न्याय कहां से होगा? आप तो खुद ही पार्टी बन गए। जब राज्य ही, सरकार ही पार्टी बन जाएगी तो फिर अपील और दलील का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो सीधा सीधा यह है कि उकसाने की कोशिश की जा रही है ताकि उकसा करके सांप्रदायिक उन्माद भर के दंगे हो और हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हो जाए, चुनाव में उनको बाजी मिल जाए। क्योंकि 2019 का सबक सामने है कि पुलवामा अगर नहीं होता तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार बन पाती, इसमें मुझे तो कम से कम संदेह है। तो उसी तरह का कुछ ऐसा बनाया जाए माहौल। अब सवाल वही, जैसे मेरे मन में वही बात आ रही थी जो अखिल साहनी कर रहे थे, जब वो राहुल गांधी की किरासिन तेल छेक दिया गया है, मेरे भी मन में यही आ रहा था जो अखिल साहनी कर रहे थे कि साहब बारूद की सुरंगें बिछा दी गई हैं, हर आदमी के अंदर नफरत का इतना माहौल भर दिया गया है कि किसी से जानने वाले से भी अगर आप चर्चा करते रहिएगा, अगर बहुत आपके प्रति उसका आदर है, सम्मान है, तो कहेगा आपसे तो बहस करना बेकार है। लेकिन बातें इतनी जहरीली करेगा कि आप मतलब उस पर या तो चुपचाप वापस चले जाइए या फिर उससे लड़िए फिरिए। ये माहौल बना दिया गया है, और ये माहौल किसके अंदर बनाया गया? खास तौर से जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जो अनुसूचित जातियों के लोग, उनके अंदर भरा गया है, जो उनके वर्ग हितों के विरुद्ध हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जो मनुवादी राजनीति करने वाले लोग, उनके वर्ग हितों के विरुद्ध हैं, वो उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं से कांवड़ यात्रा करवाते हैं, उन्हीं से शोभा यात्रा के जुलूस में शामिल करवाते हैं। कोई भी ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, भूमिहार का बेटा कांवड़ यात्रा लेकर नहीं जाएगा, शोभा यात्रा के जुलूस में अगुवाई नहीं करेगा, कराएंगे इनसे कराएंगे, और इन्हीं के अंदर कुछ ऐसे दलाल पैदा हो जाएंगे जिनको कभी वो किसी मंत्री बना देंगे, कभी सांसद या विधायक बना देंगे, और कहेंगे देखो जी हम तो ओबीसी के सबसे बड़े तरफदार हैं, हम तो दलितों के या अनुसूचित जातियों के सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन जब जातीय जनगणना की बात आएगी तो सीधे किनारा कर लेंगे। तो ये सारा हो रहा है। अब यही है, देखिए राहुल गांधी के बारे में मेरी शुरू से ही धारणा बनती जा रही है, और मैंने कई बार कहा भी है कि अब वो जननेता के रूप में उभर करके आ रहे हैं साहब, मैसेज के बीच में घुस करके वो आदमी जा रहा है और उनके साथ एक तादाद में जुड़ रहा है, उनकी समस्याओं के, उनकी गुर्बत और गरीबी से जुड़ रहा है, जुड़ने के बाद कहता है कि कोई न कोई समाधान निकलेगा, मोहब्बत की दुकान चलेगी। तो मुझे लगता है कि वो सही काम कर रहे हैं और लोगों को उनका साथ देना चाहिए, और ये आगे चल करके मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी। जो आरपीएफ की बात है, मतलब आप समझिए गुजरात को कैसी प्रयोगशाला बना दिया गया है। वो जो आरपीएफ का जवान है, गुजरात आरपीएफ का जवान है, उसकी ट्रेनिंग कैसे रही होगी, वहां किस तरह का माहौल बना रहे हैं, उसका परिलक्षण जो है वो रेलगाड़ी में दिखाई दी, राजस्थान से जयपुर से जाने वाली अहमदाबाद ट्रेन में। तो जी बिल्कुल, ये चल रहा है। अब इन चुनौतियों का सामना, अब दूसरा ये है, जैसे अभी हमारे मित्र भी कह रहे थे कि आज दखल देने की जरूरत पड़ेगी, जो सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की कोशिशें हो रही है उनके सामने खड़ा होने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि हम में से कुछ लोग मारे जाए, सही हो जाए, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि नया समाज बनाने के लिए, भारतीय समाज बनाने के लिए
जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसका समाज बनाने के लिए कुछ तो कुर्बानियां करनी पड़ेंगी। किसकी कुर्बानी होगी ये अलग बात हो सकती है। मैं यही से बार बार कहता हूं कि जब गुजरात के दंगे हुए थे उस समय कांग्रेस के लोग या गांधीवादी लोग अगर सड़कों पर उतर करके आ गए होते, कहते कि भाई पहले मुझे मार लो, फिर किसी मुसलमान पे, फिर किसी अल्पसंख्यक या बिल्किस्तानों के साथ तुम जाति करना, तो शायद हालात कुछ और हो रहे होते। लेकिन उस समय हम लोग चुप रह गए, उसी की सजा आज हम भुगत रहे हैं। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। गुजरात मॉडल पर 2014 में जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, देश के प्रधानमंत्री बने, और गुजरात मॉडल क्या है वो अब 2023 तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों बात। तो ये गुजरात मॉडल है, लेकिन देश में जो कुछ हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे हरियाणा की घटना हो, चाहे जयपुर और मुंबई एक्सप्रेस जो है उसकी घटना हो, जो कुछ भी है। और इतनी, ये सिर्फ 3 घटनाएं बिल्कुल सामने हैं, और कितनी घटनाएं, ढेरों घटनाएं आप लोग देख रहे हैं पिछले 9 साल से। मैं ये नहीं कहता दावे के साथ कि इससे पहले कोई घटना नहीं घटी। 1961 के दंगे की बात भी कर रहे थे अभी विभूति नारायण सिंह राय साहब, और राय साहब 61 के दंगे की बात भी उन्होंने की, दंगों पे उन्होंने किताब भी लिखी है, कर्फ्यू पे खासकर। तो ये तमाम बातें हम यहां रखते हैं, लेकिन आज ये जो घटनाक्रम है इस पर फुल स्टॉप होना चाहिए था। लेकिन आज क्यों राहुल गांधी को कहना पड़ रहा है कि देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, और क्यों हमारे 2 साथी, पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और उनके बाद जयशंकर जी कह रहे हैं कि केरोसिन नहीं, लैंड माइंस बिछाया हुआ है, और कब कहां विस्फोट हो जाए। अगर आप लोगों में से किसी ने नक्सल एरिया का हाल जाना हो तो आप लोगों को पता होगा कि वहां क्या कुछ होता है। वहां रोड से किनारे अगर जाएं तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। तो इसलिए इस चीज को बहुत नजदीक से देखा हूं, चूंकि मैं, इसलिए आपको बता भी रहा हूं, और उस चीज को उसकी कल्पना कर सकता हूं जो जयशंकर जी अभी कह रहे थे। आना चाहता हूं शकील अख्तर जी के पास में। शकील जी का वीडियो काफी डाउन आज दिख रहा है, बहुत डाउन है, वो जुड़े हैं, लेकिन उनसे पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास आऊं। प्रशांत जी, राहुल गांधी की बात याद आती है। शकील अख्तर जी आ गए हैं, जरा उनके पास ही चलते हैं। शकील जी खैर वो ठीक कर रहे हैं अपना वीडियो, लेकिन राहुल गांधी की बात होती है। और देखिए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो बातें कही थीं, उनमें से कई बातें बहुत अब धीरे धीरे सामने निकल के आ रही हैं। अभी एक वीडियो दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि राहुल गांधी लाल किले के सामने जो भाषण देते हुए, आप याद कीजिए जनवरी का महीना था शायद, दिल्ली में थे वो, दिसंबर का महीना था, दिसंबर में दिल्ली भारत जोड़ो यात्रा आ चुकी थी और वो लाल किले पे भाषण उन्होंने दिया था। उस भाषण में याद कीजिए प्रशांत जी, उस भाषण में, जनवरी का महीना, उस भाषण में उन्होंने साफ साफ मीडिया पर भी हमला बोला था। देश में जो कुछ चल रहा है उसकी बात उन्होंने कही थी। वो अगर हो तो वो वीडियो जरूर लेके आइएगा सुना। चलिए एक बार सुन लेते हैं, हमारे प्रोडक्शन साइड से कहा जा रहा है कि ये है वीडियो, वो देख लेते हैं और फिर आते हैं। प्रशांत जी, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पर चर्चा जरूरी है, और क्यों यहां राहुल गांधी को बीच में ला रहा हूं, क्योंकि उससे हो सकता है कि देश में उन नफरती तत्वों को थोड़ा सा तो उससे बाहर निकलने का मौका मिले। और हमारा मकसद यही है कि नफरत को खत्म करें और आपसी भाईचारे को बढ़ाएं। इस कार्यक्रम का मकसद भी वही रहता है। जरा सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे उस समय, और उससे आपको आगाह क्यों नहीं होना चाहिए। सुनिए जरा। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे जो शक्ति है, इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है। तो सवाल उठता है ये क्यों हो रहा है, जब सच्चाई है कि देश का आम नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो,
वो एक दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है। 90% लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। देखिए मेरे सामने, ये देखिए, घूम के देखिए, ये जैन मंदिर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ये है हिंदुस्तान। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की। देखिए कितनी बड़ी बात राहुल गांधी यहाँ कह रहे हैं, जिसको हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन बातों को नजरअंदाज करके सियासी रोटियां सेकने की कोशिश जो लोग करते हैं वो अपने आप को बचा के रखते हैं। क्या कुछ किस हिसाब से देखा जाए प्रशांत जी, क्योंकि अब सामने चुनाव है, क्या ऐसी घटनाएं अब बढ़ते हुए देखेंगे? और क्या राहुल गांधी की जो अपील इस साल की शुरुआत में और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी अब शुरू होने वाली है, उसका कोई असर पड़ेगा इस देश में, या ये देश वैसे ही चलेगा जैसे 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, हरियाणा में अब उत्पात मचाया जा रहा है, कोई ट्रेन में हमारे आजू बाजू कौन है, कैसा है, ये अपने को अब समझने का भी टाइम नहीं मिलेगा, लगेगा, और पता भी नहीं चलेगा, ऐसी स्थिति आ गई है। क्या ऐसे देखा जाए? राजीव जी, जिसको राहुल गांधी केरोसिन कह रहे हैं, लग रहा है कि यही एकमात्र उम्मीद बची है मोदी साहब के लिए चुनाव में जाने की। इसके अलावा उनको कोई उम्मीद बची नहीं है। और जैसा जयशंकर जी कह रहे थे कि जो मणिपुर और हरियाणा में जो हो रहा है उसमें तमाम समानताएं हैं, 100% है, वही टेम्पलेट है कि समाज को बांटो, पुलिस को निष्क्रिय रखो, या पुलिस एक पक्ष का साथ दे और उसके बाद आप उसकी नफरत की फसल काटो इलेक्शन के दौरान। ये पूरा एक मॉडल है। मैं बिहार में भी दो जगह रामनवमी के दौरान जुलूस में हिंसा हुई, बिहार शरीफ और सासाराम में। मैं वहां गया था फैक्ट फाइंडिंग में, वहां के अधिकारियों से भी बात हुई थी, चीफ सेक्रेटरी से भी बात हुई थी, और भी अधिकारियों से बात हुई थी। वहां भी यही मॉडल है। क्या मॉडल है? बड़े बड़े डीजे, उसमें अश्लील गाने, भड़काने वाले गाने आप ले जाएं, उन जगहों पे ले जाएं जहां पे मुस्लिम बस्तियां हैं या जहां मुस्लिम थोड़ा सा ताकतवर है। प्रतिक्रिया होगी, उस प्रतिक्रिया को फिर बाकी काम, उस दंगाई भीड़ में पूरा इंतजाम होता है, पेट्रोल के बम होते हैं उसमें सब कुछ होता है, और इतना रेकी किया हुआ होता है कि 3 दुकानें अगर राजीव जी हैं, उसमें बीच वाली एक दुकान मुसलमान की है तो वो एक दुकान ही में आग लगेगी। इतना बारीकी से रेकी किया हुआ होता है। मतलब एक जगह मैंने देखा कि 1 किलोमीटर पतली सड़क में जाकर दुकान लूटी, क्योंकि वो दुकान मुसलमान की थी। 1 किलोमीटर अंदर जाके जो रामनवमी का प्रोसेशन था, ये बात मैं बिहार शरीफ की कर रहा हूं। यही मॉडल आप हरियाणा में देखिएगा, यही मॉडल। और आप देखिए कि पुलिस और सरकार निष्क्रिय है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के ऊपर बहुत गुस्से में नाराजगी दिखाई है, वहां के डीजीपी को सम्मन किया है, उनको डांट लगाई है कि तुम्हारी एफआईआर क्या है, तुम्हारी जांच कूड़ा है। एक तरफा 2 समुदाय जो सदियों साथ रहे, उनके बीच में बफर जोन है। यह नरेंद्र मोदी का मॉडल है। और इस मॉडल को वो जो सिपाही जिसने हत्याएं की हैं ट्रेन के अंदर, केतन सिंह, वो उस मॉडल को अपने मुंह से बोल रहा है, जिसको मीडिया को कहा गया है कि मत चलाओ, वो अपने मुंह से बोल रहा है कि किसको वोट देना है। वो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा है जी। और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त अगर था तो ड्यूटी पे कैसे था, वेपन कैसे था उसके पास? और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति
भागने की कोशिश नहीं करता है, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करता है, 3 डब्बों में चल के वो निशाना बना के लोगों को नहीं मारता है। मानसिक उसका जो मानसिक विक्षिप्तता है वो पूरे प्रशासन में घुस चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और मैंने लिखा भी इस बात को, कि बहुत आवश्यक है कि इस वक्त यूनिफॉर्म फोर्सेस, खासकर जो आंतरिक सुरक्षा में लगी फोर्सेस हैं, जिनका सामना भारत के समाज से होता है, उनको डी रेडिकलाइज किया जाए, उनकी ट्रेनिंग में ये शामिल हो, उनके समय समय पर जांच हो कि उनके फोन पे कौन से व्हाट्सएप आते हैं, कौन से फोन पे उनके वीडियो हैं, सोशल मीडिया उनका जांचा जाए, उनकी उठना बैठना कहाँ है, और उनको डी रेडिकलाइज किया जाए। और अगर पाया जाए कि किसी भी विचारधारा, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी विचार में अगर उसके दिमाग में कोई अतिवाद है उसके विचारों में, तो उसको तुरंत ड्यूटी से हटाएं, लाइन हाजिर करें, उसको नौकरी से निकालें। वो सेना में, मतलब फोर्स में रहने लायक नहीं है वो। बिल्कुल, ये डी रेडिकलाइजेशन का काम होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, वरना ये जो चेतन सिंह है, ये अभी वीएन राय साहब कह रहे थे कि आइसोलेटेड इंसिडेंट है। मुझे आशंका है कि आइसोलेटेड रहे जब तक तो अच्छा है, लेकिन जिस प्रक्रिया से होकर गुजरा है वो, राजीव जी, आइसोलेटेड नहीं है, वो खतरनाक सिग्नल दे रही है। बिल्कुल, और बड़ी आसानी से कोई व्यक्ति निशाना बन सकता। क्या कसूर था उनका, जिन लोगों को इसने गोली से मार दिया? दिखने में मुसलमान थे वो तो उससे बहस भी नहीं कर रहे थे। बहस तो उससे उनके अधिकारी मीडिया ने की थी। उसको तो इसने ढूंढ के मारा कि कौन मुसलमान है ट्रेन में, उसको ढूंढ के मारा। आप सोचिए कि उसके ऊपर किस चीज का असर है। ये है गुजरात मॉडल। पूरे देश को मणिपुर बना दो, पूरे देश को रवांडा बना दो। और इसका बार बार देखिए, अभी हमने इंटरव्यू लिया है सत्यपाल मलिक जी का, अभी मेरे कार्यक्रम से आ रहा हूं, वहां भाषण भी दे रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। वो बार बार कह रहे हैं, और मैं उनकी बात से इनकार नहीं कर सकता हूं। वो कह रहे हैं कि चुनाव के पहली घटना हो जाएगी, हमको तैयार रहना चाहिए। यही संकेत हैं जो हरियाणा में हो रहा है, जो ट्रेन में हो गया, मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में हो गया, जो मणिपुर में हो रहा है। ये पूरा चुनाव की तैयारी है, क्योंकि मोदी साहब के पास या बीजेपी के पास चुनाव में जाने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है सिवाय हिंदू मुसलमान के। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत चिंताजनक है जो परिस्थितियां देश की हैं, बहुत चिंतनीय हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है जब राहुल गांधी कुछ करते हुए दिखाई देते हैं, लोगों के बीच जाते हुए दिखाई देते हैं, दुख दर्द बांटते हुए दिखाई देते हैं। आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। क्या लगता है आपको शकील जी कि राहुल गांधी जो पैगाम दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है देश में, उस आग को राहुल गांधी का पैगाम जो है वो उस आग को बुझा पाएगा, या हम चुनाव तक यही देखने वाले हैं? देखिए राजीव जी, देश आज बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इससे ज्यादा गंभीर स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती है। जो आप बता रहे थे कि लगातार 3 घटनाएं हुई, मणिपुर, ट्रेन का चुन चुन के लोगों को मारना, और ये हरियाणा। लेकिन इसके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमें पिछले 9 साल का पैटर्न बताती हैं। आप देखिए कि ये जो ट्रेन की घटना है, या जो हरियाणा की घटना है, या मणिपुर की घटना है, उसको यूपी पुलिस के एक एसएसपी ने, एक आईपीएस ने बहुत साफ शब्दों में ऑन रिकॉर्ड बता दिया है। प्रभाकर ने, बरेली के एसएसपी ने, उन्होंने बड़े साफ तौर पे अपनी बाइट देते हुए कहा है कि ये लोग कांवड़िए एक ऐसी जगह से निकलना चाह रहे थे जो गैर परंपरागत है, जहां से कभी नहीं निकले, मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र। उन्होंने ये भी कहा
कि हमने उनकी बात मान ली, वो बहुत जिद कर रहे थे, और दूसरे पक्ष को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि ठीक है यहां से निकल जाने दीजिए, और वो सहमत हो गए। लेकिन इस बीच में उन कांवड़ियों के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे घुस आए जो असामाजिक तत्व थे, दारू पिए हुए थे, उनके शब्द हैं एसएसपी प्रभाकर के, और जिनके पास असलाह थे, अवैध हथियार थे। तो हमें फिर उनको मना करना पड़ा कि आप इस रास्ते से नहीं जाइए। तो अगर फिर भी नहीं माने तो उन्हें हमें हल्का बल प्रयोग करके हटाना पड़ा, और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो एसएसपी प्रभाकर जो है उनका ट्रांसफर करवा दिया गया। तो अभी जो बता रहे थे प्रशांत जी कि किस तरह से ये यात्राएं निकालने का नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। मतलब आप वहां पे जाके उत्तेजित करेंगे लोगों को, नारे लगाएंगे, हथियार लेके जाएंगे, और जो चाहते हैं वो होगा। अब जो राहुल गांधी अभी कह रहे थे और लगातार उन्होंने कई बार दोहराया अपनी यात्रा के दौरान का, जो भी आपने दिखाया वीडियो, कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, यही करते हैं वो। जो ट्रेन की घटना हुई उससे बड़ी चिंताजनक घटना दूसरी कोई हो नहीं सकती। ये कहना बिल्कुल सही कहा बाकी सारे जितने भी हमारे मित्र हैं जो बोल रहे थे कि ये घटना कोई मानसिक विक्षिप्तता की नहीं है जो चेतन सिंह ने की। अगर वो मानसिक रूप से असंतुलित है तो ये टीवी पर बैठे हुए जितने एंकर हैं वो सारे के सारे इस बीमारी का शिकार है। और सही सवाल उठाया प्रशांत जी ने कि उसको ड्यूटी पर कैसे भेजा गया, ऑटोमेटिक राइफल उसके हाथ में कैसे दी गई। जो ये आदमी इतनी गंभीर अवस्था में हो उसको कैसे दिया गया, लेकिन वो खुद ही बता रहा है कि नहीं, उसने ये सब टीवी से सीखा है। और व्हाट्सएप की जांच करने का बहुत सही आइडिया है कि इन लोगों के व्हाट्सएप जो मैसेज आते हैं जरा एक बार उनकी जांच कर लेना चाहिए। चेतन सिंह तो गिरफ्तार हो गया, उसका मोबाइल ही मिल गया होगा, तो बताए पुलिस और प्रशासन वहां का और राज्य सरकार कि कैसे कैसे ग्रुप में वो शामिल था और कैसे कैसे मैसेज उसके पास आते थे। आप देखिए कि राहुल गांधी ने बहुत साफ कहा उसी वीडियो में जो आप बता रहे थे अभी, हिंदू मुसलमान वो बता रहे थे कि ये सारी आग जो है टीवी चैनलों की लगाई हुई है। जी। ये टीवी चैनल इस देश को बर्बादी के कगार पर लाने के सबसे बड़े दोषी हैं। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, जो राजनीतिक पार्टी है बीजेपी वो हमेशा से ये करती आ रही है, उनको जो चलाने वाली संस्था है संघ वो भी ये करती चली आ रही है। लेकिन पिछले 9 साल में मीडिया ने अपना सारा काम छोड़ के, अपनी निष्पक्षता छोड़ के एक ही काम शुरू कर दिया है कि जो भी गलती सरकार करे या जो भी सरकार चाहे उसको जस्टिफाई करना। वो हर गलती को जस्टिफाई करती है, हर बात को सही साबित करती है। मणिपुर में हमने सबने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं कि मणिपुर की घटना की तुलना किसी और घटना से नहीं की जा सकती। बहुत गलत बात है, लेकिन हमारी मीडिया लगातार करे जा रही है। जब मई में 3 मई के आसपास ये मणिपुर में घटनाएं शुरू हुई थी, उसके बाद कांग्रेस का एक फैक्ट फाइंडिंग निर्माण गया था जी। और उसमें आके उसी वक्त जब घटनाएं शुरू हुई थी ये शब्द कहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वहां पे गृह युद्ध हो रहा है, लेकिन किसी को नहीं सुना। और वह गृह युद्ध आज किस स्थिति में पहुंच गया कि जिसको बताते हुए हम लोगों को शर्म आती है, मगर सरकार को नहीं आ रही, भक्तों को नहीं आ रही, मीडिया को नहीं आ रही। पूरी दुनिया थूथू कर रही है हमारे ऊपर। महिलाओं की जैसी परेड, जैसे घृणितम उनके साथ हरकत करते हुए बोला नहीं जा सकता, देखना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। उन महिलाओं पे आरोप लगाया जा रहा है, दूसरे समुदाय की महिलाओं से जुलूस निकलवाया जा रहा है और टीवी उनको दिखा रहा है। कितनी शर्म की बात है। फर्क क्या आया? यही फर्क है 9 साल में कि 9 साल पहले जब निर्भया का केस हुआ था तो उस वक्त पूरी सरकार, केंद्र की भी और राज्य की भी, सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस की, सब के सब पीड़िता और पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हुए थे। उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो संदेश है उसको
बड़े गौर से सुनना चाहिए सबको, किसी पर आरोप नहीं, अपने ऊपर सारी बात लेते हुए जो एक देश के मुखिया का होता है, अपनी बेटियों का हुए कि मैं बेटियों का बाप हूं, इससे बड़ी दुखद घटना कोई हो नहीं सकती। और आज क्या कहा जा रहा है कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा यह बात, किस तरह तुलना मत कीजिए आप, तुलनाएं नहीं हो सकती है। मणिपुर की घटना बहुत ही भयानकतम है, लेकिन आप देखिए कि ये जो पैटर्न है ये इतनी खतरनाक स्थिति तक आज पहुंच गया है कि अब इससे कोई भी बच नहीं सकता। अभी हमारे इस पैदल पे भी हमारे सहयोगी कह रहे थे कि ये सवर्णों तक भी पहुंचेगा नहीं, ये पहुंच चुका है। आप याद करिए कि उसी यूपी में सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर थे, उनके साथ गोरक्षकों ने क्या किया था, वो तो राजपूत थे, सवर्ण समझे जाने वाली जाति में एक ताकतवर जाति के प्रतीक माने जाते थे ना, उन्हें मार डाला था। और मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, वो तो ब्राह्मण है, उनकी पत्नी हाईली क्वालिफाइड उच्च शिक्षित स्तुति शर्मा प्रोफेसर है, उनके साथ भाजपा के नेताओं ने क्या किया, उन्हें प्रताड़ित किया, उन्हें अपमानित किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मामूली सा ट्वीट कर दिया। घटना यह थी, सिर्फ इतनी सी कि रात को उन्हें किसी दवा की जरूरत पड़ी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी है, दवा की जरूरत पड़ी तो ड्राइवर के साथ गाड़ी में बाजार चली गई। स्वाभाविक है कोई भी जाता, और एक दुकान जो खुली मिली उससे दवाई ली उन्होंने, और जब दवाई ली पर्चा दिया तो दवाई देने वाले ने बड़े विनम्र स्वरों में कहा कि दीदी ये दवा जो है इसके साइड इफेक्ट ये है और इसको थोड़ा इस तरह से ध्यान से लेना। अच्छा लगा, किसी को भी अच्छा लगेगा। उन्होंने आके एक सामान्य ट्वीट कर दिया कि उसका व्यवहार बड़ा अच्छा था, उसने बहुत केयर से और बहुत कंसर्न के साथ मुझसे ये कहा। अब मामला क्या हो गया कि जो मेडिकल स्टोर वाला था वो संयोग से मुसलमान था। बीजेपी के नेता उनके पीछे पड़ गए, भक्तों की छोड़ दीजिए आप, बड़े नेता, उन्होंने उनको ट्रोल किया। और बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जो आज भी अध्यक्ष है, अभी चुनाव में जा रही है पार्टी, उनकी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, पत्नी को वो ट्वीट विड्रॉ करना पड़ा और साथ ही ट्विटर से भी हटना पड़ा। तो बचा कौन है? न राजपूत बचा है, न ब्राह्मण बचा है। और सुन लीजिए, अभी जो महिला पहलवानों के साथ हुआ, तो महिला पहलवान किस जाति किस वर्ग से आती थी? कृषि जातियां जो है ताकतवर जाति मानी जाती है, हरियाणा की जहां ये दंगे हो रहे हैं उस जाति से आती थी, तो जाटों को गालियां दी गई। उनके साथ क्या हुआ? सड़कों पर महिला पहलवानों को घसीटा गया, उन्हीं के ऊपर मुकदमे लगाए गए। वो रोती हुई आंसू बहाती हुई हरिद्वार में हर की पौड़ी पे दिखी सबको। पहलवान जिनके सामने बड़े बड़े विश्व की पहलवान नहीं टिक पाती थी, गोल्ड मेडल लेके आई है। ओलंपिक में व्यक्तिगत खेलों में गोल्ड मेडल लाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और भारत में उसे कुश्ती में इन्हीं महिला पहलवानों ने हासिल किया है। व्यक्तिगत खेलों में ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं मिला, और जो ये सब करने वाला था वो संसद में दिखता है, हंसता मुस्कुराता हुआ, टीवी चैनलों से बात करता हुआ, ब्रजभूषण शरद सिंह, जिसको बेल मिल गई और जिसको उसके साथ कोर्ट में पेश होने की छूट। तो आप समझ लीजिए कि देश इस वक्त कहां जा रहा है। आदिवासी के सिर पे पेशाब किया था मध्य प्रदेश के सीधी में, और उसके बाद ब्राह्मण महासभा क्या सवाल किया कि आदिवासी के सिर पे पेशाब करना किस कानून में जुर्म है, कौन सा अपराध है ये? देखिए, जो नफरत फैलाई जा रही है वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे अपने आप को समाज में उच्च स्थान पर समझी जाने वाली जातियां हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी को बख्शती है क्या? आप किसी को पहचानती है क्या इस देश में? जी हाँ, तो यही सबसे बड़ी समस्या है राजीव जी, कि आज देश बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। और इसमें जो आपने राहुल का सवाल किया था, निश्चित ही रूप से राहुल एक उम्मीद की किरण है। उन्होंने इंडिया बनाकर
ये 26 दलों का गठबंधन बनाकर, जिसके नाम से भी उन्हें परेशानी है, और जब काम शुरू होगा तो आप समझ लीजिए कितनी परेशानी होगी, तो वह भारत के लिए एक सबसे बड़ी आशा की किरण है, उम्मीद की किरण है। जी जी जी, आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, उम्मीद की किरण क्या एक जगह दिखाई दे रही है, नाम है राहुल गांधी, और लेकिन 26 दल, और देखें तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी हिंदुस्तान में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है उस पर हम अभी लगातार पिछले 1 घंटे से चर्चा कर रहे हैं। जो कुछ नहीं होना चाहिए और कैसे ना हो उस पर चर्चा जरूरी है, जरा ये भी सामने रखा जाए। और इस अगर ना हो तो उसमें एक नेता दिखाई देता है, नाम राहुल गांधी। कैसे देखा जाए, क्या राहुल गांधी से ये उम्मीद रखी जाए, या हमारे एक साथी कमेंट में लिख रहे हैं कि एक नहीं कई राहुल गांधी बनना होगा। बहुत सही बात लिख रहे हैं अमलेंदु जी। निश्चित तौर पे राजीव जी, एक राहुल गांधी से काम नहीं चलेगा, बहुत से राहुल गांधी बनना पड़ेगा, ये बात सही है। लेकिन रास्ता जो है वो राहुल गांधी ही दिखा रहे हैं फिलहाल, तो इसलिए लोगों को उस रास्ते पे चलना पड़ेगा जिस रास्ते पे राहुल गांधी चलने के लिए कह रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, चूंकि जो केरोसिन छिड़का गया है, बल्कि जो लैंडमाइंस बिछाई गई है, जैसा कि अपने कहा जा रहा है, तो इन लैंडमाइंस को डिफ्यूज करना होगा। और जाहिर बात है, जब लैंडमाइंस डिफ्यूज की जाती है एक चीज, तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, डिफ्यूज करने वालों के साथ दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो जो लैंडमाइंस बिछी हुई हैं, इनके ऊपर जो है वो मोहब्बत का पानी जो है वो छिड़कना पड़ेगा निश्चित तौर पे, तभी जो है कुछ काम हो सकता है। बाकी इतनी जबरदस्त तरीके से लैंडमाइंस बिछाई गई है राजीव जी की, कदम कदम पर जो लैंडमाइंस बिछी हुई है, और पिछले 9 साल में तो जो है सत्ता के संरक्षण में जबरदस्त तरीके से बिछाई गई है। जो महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे या नहीं रहे, उसका लैंडमाइंस बिछाने का काम जारी रहता है। और उसकी कामयाबी इसी बात में है कि उसने लगातार 70 सालों तक ये लैंडमाइंस बिछाई हैं। उसने कभी भी अपना काम इन लैंडमाइंस को बिछाने का रोका नहीं। बाकी लोग जो थे वो सत्ता बनाने और बिगाड़ने के सिर्फ खेल में लगे रहे, और वैचारिक तौर पर उन्होंने जमीन पे जो था वो उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से काम होना चाहिए था। और जो आज मीडिया की बात हो रही है राजीव जी, इस मीडिया में बिगाड़ जो है वो तो शुरू हो गया था कार सेवा के दौरान ही 1990 में। जिस अखबार को उस समय सबसे ज्यादा कहा जाता था कि इसने बुरी भूमिका निभाई, ये इत्तेफाक की बात है कि मैंने उस अखबार से पत्रकारिता शुरू की थी। मैंने देखा है कि किस तरीके से था, वो पहले बाहर कॉपियां फेंकी जाती थी कि अयोध्या में 5 मरे, उसके बाद जब अखबार छप के आता था तो होता था कि 500 मरे हैं। क्योंकि तब बाहर पुलिस खड़ी होती थी, वो पुलिस अखबार जो लेके चली जाती थी अयोध्या में 5 मरे, और अखबार जो बटता था उसमें होता था कि 500 मरे हैं। देखा है हमने किस तरीके से होता था। तो जो चीज उस समय बड़े पैमाने पे नहीं हो पाती थी, क्योंकि अखबार का विस्तार कम था, और आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसका विस्तार जो है तेज है, इसकी पहुंच तेज है, तो आज उसी आवृत्ति में जिस तेजी से बढ़ा है उसी तरीके से ये फेंका जा रहा है। महत्वपूर्ण बात ये राजीव ये है कि आरएसएस का जो काम है, एक तरीके से कहा जाए, जिन लोगों ने दंगों को नजदीक से देखा है वो इस तरीके को अच्छे से समझते हैं कि अफवाह फैलाने का उनका काम जो है वो बहुत तेजी से काम करता है। जब सोशल मीडिया नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, अच्छा इंटरनेट बंद हो जाता है तब भी अफवाहें फैलती रहती हैं। अगर इंटरनेट अफवाहें फैलाता है तो इंटरनेट बंद होने के बाद अफवाहें कैसे फैलती हैं? इसका मतलब अफवाह फैलाने वाला तंत्र है वो इंटरनेट से ज्यादा मजबूत है, और पिछले 9 सालों में उसको बहुत ज्यादा खाद पानी मिला है। तो सवाल ये है कि इस जो तंत्र बन गया है इसको किस तरीके से डिफ्यूज किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है राजीव जी, ये जो मोहब्बत की दुकानें अगर नहीं खुलेंगी तो इस आप तंत्र को डिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि इसको डिफ्यूज करने में खतरे भी हैं, ऐसा नहीं है खतरे नहीं है, लेकिन अगर इस देश को बचाना है तो ये खतरे तो मोल राजीव जी कहीं ना कहीं लेने ही पड़ेंगे, और किसी ना किसी को तो लेने ही पड़ेंगे, आगे लोगों को पढ़ के आना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि आगे बढ़े किस तरीके से, इस पे मुझे लगता है कि लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है, और ये सिर्फ चुनाव तक जो है सीमित नहीं आ सकता कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा देने से ये काम रुक भी नहीं सकता, तो ये काम बंद भी नहीं हो सकता। तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराना तो कार्यभार है ही, लेकिन जमीन पे जो है जनता की लामबंदी और जनता को ये बात समझाया जाना कि आपके हितों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है। अब देखिए जो हरियाणा का जो मसला आ रहा है उसमें जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है, आप जानते हैं क्या नाम है उसका? जो सोनू मानेसर कहा जा रहा है उसका असली नाम मोहित यादव है। तो इस्तेमाल किसका किया जा रहा है? जी मोनू मानेसर, तो उसका नाम मोहित यादव है। तो अब इस्तेमाल किसका किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है?
शायद जयशंकर जी कह रहे थे कि ब्राह्मण बनियों के बेटे उनमें नहीं जाते और कांवड़ लेने के लिए किस तरीके से। तो आप देखिए इस्तेमाल किनका किया जा रहा है। तो जिनका इस्तेमाल हो रहा है उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की पूरी वैचारिकी जो है उनके खिलाफ खड़ी हुई है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक अच्छी रणनीति है कि वो जिनके खिलाफ खड़ी होती है उनका ही इस्तेमाल वो अच्छे तरीके से करना जानती है। पश्चिम बंगाल में उसको वोट किसने दिया? उन्हीं लोगों ने दिया जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की पूरी वैचारिकी खड़ी हुई है। तो आज जरूरत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की जो असली वैचारिकी है, जो असली उसकी विचारधारा है, उसको लोगों को बताया जाए कि ये क्या चाहते हो, ये क्या करना चाहते हैं। और अगर ये अपने मंसूबों में पूरी तरीके से कामयाब हो गए तो उसके बाद इस देश की दशा दुर्दशा क्या होगी। मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से काम करने की राजनीतिक दलों की जरूरत है। जी जी बिल्कुल, गंभीरता से काम करने की जरूरत है। लेकिन क्या जो कुछ चल रहा है और उसका दूसरा पहलू कि ये न चले, इसी पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। और इसमें राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में नज़र आते हैं जो अपना पैगाम देते हुए नज़र आते हैं, जो पिछले भारत जोड़ो यात्रा के बाद से तो लगातार कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने निकला हूं और आप भी खोलिए। और उन जगहों पे पहुंचते हुए नज़र आते हैं जहां पर सत्ता पक्ष को होना चाहिए, वो मणिपुर की घटना हो या और भी दूसरी जगहों पर। मतलब लोगों के दुखों पर, दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन जो आग की लपटें तेज हैं उसको रोका कैसे जाए? आना चाहता हूं दीपक जी, कैसे देखा जाए इसको? थोड़ी सी उम्मीद बंधाइए। जो नाउम्मीदी है उसमें उम्मीद की किरण कहां आपको दिखती है? राजीव जी, ऐसे वक्त में सचमुच में उम्मीद की किरण ढूंढना जो है अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग किस्म का काम है। मैं उस साक्षात्कार का थोड़ा सा रेफरेंस लेना चाहता हूं जो परसों प्रशांत ने लिया। इसमें सतपाल मलिक ने कहा कल रात को, तो उन्होंने ये जो कहा कि ये चुनाव के समय कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बड़ी चीज हो सकती है। आप याद कीजिए कि ये जो मामला उठा है, वैसे तो 3-4 मई के पहले हफ्ते से एक मणिपुर के हालात खराब थे, लेकिन सही मायनों में तो ये 17 तारीख से यह प्रेरक हुआ है, लोगों के सामने आया है। मेरे ख्याल से 17 जुलाई के आसपास से है। मतलब सिर्फ 15 दिन के अंदर ऐसी 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं कि हम सब हिल गए। सही मायनों में पूछा जाए तो केवल 15 दिन हुए हैं राजीव जी। अब आप ये सोचिए कि चुनाव के लिए लगभग अभी 1 साल है, और अगर इसको आप चुनावी तैयारियों के साथ जोड़ें, और जोड़ना भी चाहिए, और लगता है कि ये जोड़ा भी जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो हम कल्पना ही कर सकते हैं, और कल्पना करने से हम सिहर उठेंगे कि अगले 1 साल में भारत के अंदर क्या क्या हो सकता है। मतलब आप वहां पर भी कुछ न कुछ होने की आशंका व्यक्त कर सकते हैं। कौन सोच सकता था कि जयपुर बंबई की ट्रेन में सुबह 6 बजे जब सारे लोग सोए हुए रहते हैं, उस समय एक आदमी जो है राजनीतिक बहस से परेशान होकर बंदूकें दाग देता है और घूम घूम के लोगों को मार रहा है। याद कीजिए जिस समय पंजाब में ऐसा हुआ करता था कि वहां पे बहुत सारे, जो पहला मामला हुआ था पंजाब में आतंकवाद के दौरान, लालड़ू में लोगों को उतार के मारा गया, या जम्मू कश्मीर में मारा गया, वो जो है वो पूरे भारत में फैल रहा है राजू जी। ये सबसे बड़ी चीज है। और मैं इसको केवल यहीं तक भी नहीं देखता कि जो उम्मीद की किरण हम जिससे लगा रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या जो इंडिया बना है, नया विपक्षी गठबंधन है, मैं एक घटना के साथ इसकी तुलना करना चाहता हूं। आपको याद है कि 1955 से लेकर 1975 तक एक दुनिया में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, वियतनाम का युद्ध। वियतनाम का युद्ध 75 में खत्म हो गया, लेकिन पिछले लगभग 10-12 साल पहले तक वहां पे अभी भी, जिसका हम लैंडमाइंस का जिक्र कर रहे थे कि हम लैंडमाइंस पर बैठे हुए हैं, अभी तक वहां पर लैंडमाइंस निकल नहीं है। और 2013 में एक रिपोर्ट आई कि अभी भी लगभग 110 मिलियन लैंडमाइंस अभी भी वियतनाम के 6 मिलियन हेक्टेयर जमीन के नीचे दबे हुए हैं। और अभी भी वो बीच बीच में विस्फोट होते हैं, क्योंकि जो लैंडमाइंस दबे हुए हैं उसका कहा जाता है कि 50-60 साल तक वो एक्सपायर नहीं होते। हम जिस तरीके से अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं, क्या आप कोई यकीन करेगा कि आज भी वियतनाम के बच्चों को सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि कोई भी संदेहास्पद चीज है उसको टच नहीं करना है। तो जो लैंडमाइन जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हो सकता है चुनाव अगला हार जाए, मोदी जी विदा हो जाए, अगली सरकार आ जाए, लेकिन जो आग लगा के जा रहे हैं, जो सुरंगें वो बिछा के जा रहे हैं, लैंडमाइंस जो जमीन के नीचे दबा के जा रहे हैं,
इसका असर राजीव जी कितने सालों तक होगा हम नहीं कह सकते। ठीक वैसा ही जैसा वियतनाम में हो रहा है। अभी 8-10 साल पहले तक ये हुआ था कि एक किसान जो है अपने खेत में खेती कर रहा था, उसके दोनों पैर उड़ गए। पता चला कि लैंडमाइन जो है उस समय के युद्ध के समय की दबाई हुई। सोचिए कि 1975 में युद्ध खत्म हो चुका है, उसके बाद भी लैंडमाइंस विस्फोट कर रहे हैं। सांप्रदायिकता ऐसे ही लैंडमाइंस होती है जो वर्षों तक, सदियों तक जो है वो लोगों को तकलीफ देते रहती है। मेरी जो आशंका है, मेरा जो डर है वो इस चीज को लेके है कि क्या ये सांप्रदायिकता का जहर जो है वो दबेगा या नहीं दबेगा। आप देखिए मणिपुर की इतनी बड़ी घटना हो गई, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है, उसको कभी अफीम की खेती के साथ उसको जोड़ा जा रहा है, कभी इतिहास निकाला जा रहा है, ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं और वो कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं हम सब जानते हैं। तो उसके लिए बाकायदे आईटी सेल बना है, आईटी सेल इस तरीके की स्टोरीज अभी भी निकाल रहा है और अभी भी उसको फेंका जा रहा है। और जो उसके जो ठेका मजदूर हैं 2 रुपए प्रति ट्वीट वाले, उसको फैला रहे हैं समाज के अंदर। आपके जो कोई भी ग्रुप पे आप चले जाइए, आपको ऐसा कोई ना कोई ट्वीट जरूर मिलेगा, आपको कोई ना कोई ऐसा व्हाट्सएप मैसेज जरूर मिलेगा। यहां तक कि फेसबुक जैसे एक ओपन सोशल मीडिया में अभी भी इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि 1 साल तक सावधान रहने की जरूरत है और मैं बहुत सही में आशंकित हूं, अंदर से हिला हुआ हूं कि अगले 1 साल तक हम पता नहीं क्या क्या देखेंगे। अगर लोगों के समझ में नहीं आता कि जो कुछ हो रहा है, चाहे मणिपुर में हो रहा है, चाहे वो नूह में हुआ, हरियाणा में मेवात के इलाके में, या यहाँ पर जो आपका ट्रेन के अंदर हुआ, इस सब का संबंध उसी नैरेटिव से है। और ये सारा का सारा जुड़ता है 2024 के चुनाव को लेके, बल्कि मुझे लगता है उसके पहले के भी चुनाव है, उससे भी इसको जोड़ा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। और वाकई इस समय देश जो है बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है राजीव जी, ये घटना यही बताती है, बहुत चिंताजनक है। अब इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप उन फोर्सेस के साथ खड़े होइए, सारी शर्म, सारी संकोच को अपने मिटाकर आपको उन फोर्सेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए चाहे आपके ऊपर ब्रांडिंग लग जाए कि आप कांग्रेस के पक्षधर हैं, आप फला के एजेंट हैं, कहने दीजिए लोगों को, आपको ओपनली उतरना पड़ेगा और उन ताकतों के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा, वरना हमारा आपका देश का अस्तित्व कहीं भी नहीं रहेगा राजीव जी, ऐसा मुझे लगता है। जी, कोई कुछ भी कहे, हम देश के पक्षधर हैं। ये देश जो है वो प्रेम, सद्भाव, सौहार्द बना रहना चाहिए इस देश में, और इसी के लिए हम जो भी बात यहाँ रख रहे हैं, क्योंकि इस जो भी घटनाक्रम है, चाहे मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, चाहे हरियाणा में जो कुछ हुआ या हो रहा है, चाहे ट्रेन के अंदर जो कुछ हुआ, कोई भी कितना भी नफरती तत्व क्यों ना हो, क्या कोई भी इस बात से इनकार करेगा कि नहीं जी ये बहुत अच्छा हुआ या नहीं होना चाहिए था? ये आपको सोचना, आपको इनकार करना है या आपको स्वीकार करना है, ये आपको सोचना है। लेकिन सवाल यही है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, शांति होना चाहिए, और शांति के लिए ही तो हम यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ हम बात उस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो कुछ होने वाला है, जिसकी बात यहाँ रखी जा रही है, कल का इंटरव्यू सत्यपाल मलिक जी का जो इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू भी बहुत कुछ बताता है। और उस इंटरव्यू को गौर से आप अगर देखें तो आपको लगता है कि क्या वही बात तो वो कह रहे हैं जो मणिपुर में हम देख रहे हैं, वही बात तो वो कह रहे हैं जो हरियाणा में हम देख रहे हैं, वही बात तो वो कह रहे हैं जो हमने ट्रेन में देखी। और ऐसी घटनाएं क्या और बढ़ेंगी? अगर ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी तब क्या होगा? सवाल बहुत हैं। एक बार आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास, और फिर आऊंगा स्वामी जी आपके पास में। जयशंकर जी, कैसे देखा जाए 26 जो विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया है, उस इंडिया से कितनी उम्मीद रखी जाए? और बहुत सारी बातें हो रही हैं इंडिया को लेकर भी, और चूंकि आज लालू प्रसाद यादव ने भी बयान दिया है और उसमें इंडिया की बात कही है, बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव। आज कह रहे हैं कि हम जाएंगे, मुंबई जा रहे हैं और वहां पर इंडिया हम बैठक करेंगे। और देखिए, लालू प्रसाद यादव पहले दिन से जो बात कहते थे कि इनको उखाड़ फेंकेंगे, वो आज भी यही सेंटेंस दोहराते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है अब 26 दलों का जो गठबंधन है वो उखाड़ फेंकने में कामयाब हो पाएगा? सीधे शब्दों में, क्योंकि सियासी लड़ाई है तो ये सवाल पूछा जा सकता है, कहा जा सकता है, चर्चा की जा सकती है। राजीव जी, जो नफरत की जो बारूद की सुरंगें जो बिछाई गई, उनके खिलाफ उम्मीद की कुछ किरणें भी दिख रही हैं। पहली किरण तो हिमाचल के नतीजों से आई,
वहां के लोगों ने इनको खारिज कर दिया। उसके बाद फिर कर्नाटक को जिस ढंग से प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की गई थी गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाद, तो कर्नाटक के लोगों ने भी इनको खारिज कर दिया। मणिपुर का जो प्रसंग है, मणिपुर के लोग भी अब समझने लग गए हैं। जहां तक हमारी जो बातें हो रही हैं, या हम एक दो उनकी गोष्ठियों में भी गए थे जहां कोकी समाज के लोग भी थे और मैतेई समाज के लोग भी थे, दोनों अब ये महसूस करने लगे हैं कि उनको मोहरा बनाया जा रहा है, क्योंकि जुर्म ज्यादती तो दोनों समुदायों ने एक दूसरे के खिलाफ की है और पुलिस का रवैया उसी तरह का रहा है। इसका मतलब उनकी समझ में आने लगा है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति है, इसके पीछे एक राजनीतिक निहितार्थ है जो हम लोगों को लड़ा रहा है और बर्बर आतताइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब इसी के बाद देखिएगा इसका जो परिलक्षण है ये बगल के मिजोरम राज्य में हो गया। मिजोरम में जिस तरह की अशांति फैल रही है, मुझे लग रहा है कि अभी विधानसभा का चुनाव वहां पर भी होने वाला है 2-3 महीने के अंदर ही, तो मुझे लगता है कि वहां एनडीए का सफाया हो सकता है, कोई आश्चर्य नहीं होगा। और जैसा अभी जो सूचनाएं आ रही हैं, जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट्स भी आ रही है, मणिपुर और मिजोरम दोनों लोकसभा की सीटें इनकी 0 होने वाली, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है। अब बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग बात है। और जो तीसरी उम्मीद की किरण जो है, ये 26 दलों का गठबंधन है जिसे इंडिया के नाम से जाना जा रहा है। जिस तरह की बौखलाहट इंडिया के खिलाफ हमारे लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उनके नेता कर रहे हैं, मीडिया के लोग भी कर रहे हैं, और लगातार एक ऐसा अफवाह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मीडिया भी उसमें शामिल है। और शरद पवार देखिए, शरद पवार चले गए, नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में चले गए, अब वो जल्दी ही एनडीए में शामिल होने वाले हैं, तो अब नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, तो अब वो पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली है, तो फलाना, तो इस तरह का एकदम ऐसा बौखलाहट जो फैल गई है। मुझे पता है, मुझसे चर्चा में कहा कि भाई हम तो चाहते हैं कि कोई भी छुटभैया से लेकर के नेता जो भी है विपक्ष का, वो आ जाए, उसके दरवाजे खुले हैं, चाहे उसने 50 बलात्कार किए हो, चाहे 50 मर्डर किए हो, चाहे हजारों करोड़ रुपए की लूटपाट की हो, कुछ दिक्कत नहीं है। वो बस पार्टी में आने को तैयार होगा, अपनी पार्टी अगर है तो उसके साथ ये कर शामिल कर दे हमारे गठबंधन में, या तनहा है तो पार्टी में चला आए, हम उसका स्वागत करेंगे। अब आप देखिए, शरद पवार जो है बंबई में और पुणे में जो समारोह हुआ है, लोकमान्य तिलक को पुरस्कार दिया गया है, अब पुरस्कार देने वाली जो समिति है उसने किस आधार पर नरेंद्र मोदी जी का चयन किया है उसके बारे में उस विवाद में नहीं जाना चाहते, लेकिन उस समिति के लोगों में शरद पवार भी हैं, तो मंच पे उनका रहना लाजमी था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मंच पे बैठ करके जिस पुरस्कार को आप दे रहे हैं जिसको, तो उसके खिलाफ आप अब शब्द तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इशारे में शरद पवार ने भी कुछ तो सुना ही दिया। और वहां शरद पवार ही क्यों, कांग्रेस के नेता सुशील कुमार शिंदे भी थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी मंच पर बैठे हुए थे, लेकिन सुशील कुमार शिंदे के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, शरद पवार के बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि उनके भतीजे अजित पवार चले गए हैं वहां पे। तो बौखलाहट तो गजब की है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। एक तरह से पैनिक छा गया है, लगता है कि मध्य प्रदेश बिहार से निकल जाएगा, लगता है कि राजस्थान में हम फिर से आपस नहीं आ पाएंगे, लगता है कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस सरकार बना ली जाएगी, लगता है कि मिजोरम भी अब एनडीए के हाथ से चला जाएगा, क्योंकि वहां पे बीजेपी तो कुछ है नहीं, जो कुछ है वहां जो मिजो नेशनल फ्रंट के जोरामथंगा की पार्टी है वही सरकार चला रहे हैं, उन्हीं के सांसद भी हैं, तो उनका भी जिस तरह का बयान आया उससे भी थोड़ी सी भाजपा में बेचैनी बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें हैं, और अगर ये विपक्ष एक हो गया, एकजुट हो गया, देखिए थोड़ी बहुत तो दिक्कतें होती हैं, बंगाल है, दिल्ली है, पंजाब है, राज्यों में कुछ सीटों के बंटवारे से लेके कुछ बातें हो सकती हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया बीजेपी के खिलाफ इस गठबंधन में, इंडिया के गठबंधन में, तो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। देखिए आज की हालत में अगर इंडिया एकजुट नहीं था तब भी भारतीय जनता पार्टी सिमट के 10 राज्यों में रह गई है, 10 राज्यों में उसके मुख्यमंत्री रह गए हैं। देश इतना बड़ा है और उन 10 राज्यों में भी 5-6 राज्य ऐसे हैं जहां एक एमपी, 2 एमपी के राज्य हैं, 2 सांसद जहां चुन करके आते हैं, तो कहां पहुंच चुके हैं लोग, ये सारी चीजें उनके दिमाग में घूम रही हैं। इसलिए जितनी अच्छा आने वाले दिनों में तो और इनके मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकलने वाले हैं
ऐसे ऐसे वाक्य झलने वाले हैं कि आप हंसने के अलावे गंभीरता से सोचने के लिए भी विवश होंगे, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी वाले सवाल जिसको राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, और जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान आ रहे हैं लोग राज्यसभा में, जिस तरह से उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ, उनका माइक बंद कर दिया गया। एक दलित नेता, कर्नाटक के दलित नेता, इतने पुराने और इतने अनुभवी सांसद भी है, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनके साथ जिस ढंग का व्यवहार किया गया, तो कहीं ना कहीं देश के अनुसूचित जातियों के बीच में एक मैसेज जा रहा है कि हमारे नेता के साथ ऐसा किया जा रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक्सपोजर भी हो रहा है, पैनिक बेचैनी भी है, बौखलाहट भी है, और कोशिश भी है कि कैसे भी किसी को भी तोड़ कर लाइए ताकि दिखाई दे कि हमारा कुंबा बड़ा है। अब 26 दलों के जवाब में 38 दलों का कुंबा जोड़ा गया। ऐसी ऐसी पार्टियां जिनका नाम भी लोग भूल चुके थे। अब नागमणि की कौन सी पार्टी है आज किसी को पता नहीं है। समानता दल आज तक कोई विधानसभा में नहीं आया, महान दल जो है वो कभी ये नहीं चाहा लोकसभा विधानसभा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो सब एनडीए के साथ है। तो ऐसे ऐसे काम तो होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोग समझने लगे हैं। लोग, ये मैं इस बात को कह सकता हूं मैं कि मणिपुर की घटनाओं से लेकर के जो मैसेज आ रहे हैं, और बगल के मिजोरम से जो संकेत मिल रहे हैं, लोग समझ चुके हैं कि इनकी जो राजनीति है दोनों समुदायों के लोगों को लड़ाने की है, लड़ा करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की है। अगर लोग इस बात को समझ जाएंगे तो फिर तो इनके लिए बहुत मुश्किल है। 2024 बहुत कठिन है डगर पनघट की। जी राजू जी, स्वामी जी, बहुत कठिन है डगर पनघट की। आपको भी लगता है क्या कि या ये सब जो कुछ हो रहा है इसमें बाजी मार ले जाएगी भाजपा? देखिए राजीव जी, पिछले संदर्भ में आपने कहा कि अपने को बचा के रखिए और अपनी शहादत करने से राष्ट्र को फायदा नहीं होगा। देखिए राजीव जी, एक चीज मैं बताऊं, अगर मुझे अपनी जान के बीच में और भारत माता की रक्षा के बीच में चुनना पड़ेगा तो जान 100 बार न्यौछावर करूंगा। और दूसरी बात यह है, मौत तो देखिए एक बार राजीव जी आनी है, सबकी आनी है, मेरी भी आनी है, सबकी आनी है। ये मौत कैसी हो, जो मेरे अगले वंशज हैं, जब मेरी पौत्री मुझे याद करेगी तो ये याद ना करे कि मेरा बाबा जो था, मेरा ग्रैंडफादर जो था, वो एक कमजोर और एक डरपोक आदमी था। जब देश में हिटलर शाही चल रही थी, तानाशाही चल रही थी, लड़ने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए दुबक गया था। मेरा आदर्श राजीव जी वो है, जब जर्मनी में हिटलर संबोधित कर रहा था और 2-3 हजार लोगों का सभागृह में लोग बैठे हुए थे, सबने हेल हिटलर के लिए हाथ उठाया था, केवल एक आदमी था जिसने हाथ नहीं उठाया था। तो देखिए राजीव जी, अगर मैं ये सोचूं कि सरदार भगत सिंह ने अगर ये सोचा होता कि मैं अपनी जान बचा लूं, तो उन्होंने वो काम ना किया होता जो उन्होंने किया। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका के अंदर उनका सामान ट्रेन के डिब्बे से उनको शहीद फेंक दिया गया था, अगर महात्मा गांधी अपनी जान को बचाने की कोशिश करते, भारत आजाद ना होता। पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अगर अपनी कनपटी पे बंदूक लगा के गोली मार ली थी, तो राजीव जी, अखिल स्वामी और भारत माता के बीच में अगर चुनाव करना हो, इस भारत माता को बचाने के लिए मेरे पूर्वजों ने अपनी जान जोखिम में उठाई है। और जिस शेप में आज दावानल इस देश के अंदर दहक रहा है और आग लगाई जा रही है, मेरे भारत को कमजोर किया जा रहा है, मैं अपने प्राण बार बार दूंगा, पुनः जन्म लूंगा, फिर जान दूंगा, जब तक ये देश जो सर्वश्रेष्ठ देश पूरे विश्व में माना जाता रहा है, वैसा ही देश नहीं बनेगा। अगर धर्म और संप्रदाय के बीच में, अगर आदिवासियों के मुंह पे पेशाब किया जाएगा, अगर दलितों को जीभ से पकड़ के पीटा जाएगा, अगर किसानों को जीभ से कुचला जाएगा, तो अखिल स्वामी अपनी जान 100 बार निछावर देने के लिए मौजूद रहेगा। जी, आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। स्वामी जी जो बात कह रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ रख रहे हैं, और जो देश के हालात हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 तक हालात क्या होने वाले हैं। जो कुछ चल रहा है, क्या आप भी इसी को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं या इस पे फुल स्टॉप भी होगा? जरा आप बताइए। बिल्कुल फुल स्टॉप होगा राजीव जी, और ये इतिहास दोहराता है अपने आप को। इतिहास में किरदार बदलते, इतिहास का जो चलने का तरीका है वो हमेशा एक जैसा रहता है, और सारे तानाशाह बुरी गति को प्राप्त हुए हैं, ये हम इतिहास में पढ़ते हैं।
एक बात मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपके सवाल पे आऊंगा, क्योंकि मैं कल से जब से ये मैंने वीडियो देखा है तो बड़ा विचलित करने वाला वीडियो है। ट्रेन पे जो उसने गोली चलाई है, आप सोचिए एक मुसलमान होकर सोचिए आप, वो मुसलमान जो मुसलमान होता मुसलमान जैसा दिखता भी है, वो हवाई अड्डे पर, मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे किसी बंदूकधारी सुरक्षा कर्मी को देखेगा तो उसके दिमाग में क्या ख्याल आएगा कि ये तो मुझे मार सकता है, इसके दिमाग तो नहीं पड़ा क्या क्या सिर फिर जाए, कौन सा उसके पास व्हाट्सएप का मैसेज है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चेतन सिंह अकेला है, तो इसलिए मैं पहले चरण में कह रहा था कि ये चेतन सिंह जैसे लोगों को पहचानना होगा। बहुत गंभीरता से बात में कह रहा हूं कि सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारियों को सिस्टमैटिक ढंग से डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा। इस देश में सिख भी हैं, इस देश में मुसलमान भी हैं, आदिवासी भी हैं, बहुत वो क्या कहते हैं, तमाम तरीके के पोशाकें और कपड़े पहन के लोग पब्लिक स्पेसेस में आते हैं, जिनके बारे में मीडिया समय समय पर नफरत फैलाता है जी। किसान आंदोलन चलेगा तो सिखों के खिलाफ नफरत फैलाएगा, तो कल सिख किसके निशाने पे आ जाएंगे, परसों किसी और मामले पे पर्दे कर देगा। और राजनेताओं को, खासकर संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोगों को इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए कि कपड़ों से पहचान लो। ये चेतन सिंह ने कपड़ों से ही पहचान की गोली चलाई है राजीव जी, तो बयान भी संयमित देने चाहिए, ये केरोसिन बिछाने वाले बयान नहीं देने चाहिए। अब मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, जो राजनीतिक परिदृश्य है देश का जी। देखिए, कर्नाटक के बाद आरएसएस ने अपने मुख्य पत्र में, ऑर्गेनाइजर में एक लेख छापा, जिसमें उसने दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से कही। एक, हिंदुत्व से चुनाव नहीं जीता जा सकता केवल, और दूसरा, मोदी जी का करिश्मा घट रहा है, मोदी जी के करिश्मे से चुनाव नहीं जीत सकते। दूसरी घटना, इंडिया बन रहा है बेंगलोर में, इंडिया गठबंधन, और उसी दिन मोहल्ले की क्रिकेट की टीम जैसे जुटाई जाती है, उस तरीके से एक गठबंधन यहां खड़ा किया गया दिल्ली में, एनडीए का, जिसमें 24 पार्टियां ना संसद में है ना चुनाव में है कई बार। ये पैनिक रिएक्शन है, और ये पैनिक रिएक्शन इशारा कर रहा है कि आरएसएस ये चाह रही है, कह रही है कि गठबंधन बनाओ वरना चुनाव में नहीं जा पाओगे या जीत नहीं पाओगे। आरएसएस साथ साथ ये भी कर रही है कि वो नेता की भी तलाश हो रही है वहां पे कि कौन नेता गठबंधन बना सकता है जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल गलत ट्रैक में चले गए, उनके एडवाइजर्स ठीक नहीं है। जिस तरीके का इंटरव्यू दिया है उन्होंने, बयान दिए हैं, आरएसएस को इस वक्त दूसरा वाजपेयी ढूंढ रहे हैं, वो समन्वयवादी नेता ढूंढ रहे हैं, जो तेलुगु देशम को भी साथ में ले आ जाए, वो अकाली दल को भी साथ ले आए, वो वाईआरसीपी कांग्रेस को भी साथ में ले आए, वो तेलंगाना की पार्टी जो है वो टीआरएस और बीआरएस को भी साथ में ले आए, या जो एनडीए के घटक छिटक गए दूसरे, चाहे नीतीश कुमार हो, ममता हो, उनको भी साथ में ला सके। ऐसा व्यक्ति जो डायलॉग एस्टैब्लिश कर सके। मोदी और अमित शाह नहीं कर सकते, योगी नहीं कर सकते, तो आरएसएस को ये तलाश है, ये टैलेंट सर्च हो रहा है। और आप देखिएगा जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के रिजल्ट आएंगे तो ये आरएसएस की बात जो आज मैं अभी आपसे कह रहा हूं एकदम सामने दिखाई देगी आपको, इनकी लीडरशिप पे सवाल खड़े हो जाएंगे। परेशान हैं, घुटने के बल गए सुप्रीम कोर्ट 45 दिन की मोहलत मांगने के लिए
ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के लिए क्यों गए हैं वो आपके प्रोग्राम में बता चुका हूं। जी बिल्कुल। तो घबराए हुए हैं। अभी शकील साहब कह रहे थे, शायद कि कोई और कह रहा है कि बहुत अजीब अजीब भाषाएं बोलने लगेंगे। वो शुरू हो चुका है और ये विचलित होने की निशानी है और एक इको चैम्बर में फंस गए हैं मोदी साहब। उनके चाहे वो स्पीच राइटर हो चाहे वो एडवाइजर्स हो, तो जो संकेत दिख रहे हैं राजीव जी, वो संकेत सत्ता से जाने वाले संकेत हैं। जब एक कोठरी के इर्द गिर्द कोई नेता घिर जाता है और उस कोठरी में ही रहता है तो वो सत्ता से बाहर भी चला जाता है। जिस तरीके का विचलित होना दिख रहा है वो। और एक आखिरी बात की, जो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है, जो देश का माहौल है, देखिए ये जो नफरत वाला मीडिया है, इसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। भारत जोड़ो दो का यात्रा का जो अभी बात चल रही है बहुत अच्छी है, इसको करना चाहिए, क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तब ये सब देश में नहीं हो रहा था। याद कीजिए आप, बिल्कुल। तब मणिपुर नहीं चल रहा था, तब हरियाणा नहीं चल रहा था, सब कुछ शांत था। टीवी चैनलों का भी नफरती टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया था। तो भारत जोड़ो यात्रा और ये जो नफरत वाला जो मीडिया है, इसके खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। समाज को भी सजग रहना पड़ेगा। आपने कर्नाटक में देखा है, कर्नाटक का चुनाव अकेले कांग्रेस ने नहीं जीता, कर्नाटक के समाज ने चुनाव को लड़ा है। 40% सरकारा, नंदिनी, ये सारे वहां के समाज से निकले हुए इश्यूज थे, जिसको कांग्रेस ने एम्पलीफाई किया और रिजल्ट जो हमारे सामने आया। तो समाज को भी लड़ना पड़ेगा। राजीव जी। जी बिल्कुल, समाज को लड़ना होगा। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो ये चीजें जो बढ़ी हैं, जो अभी कह रहे थे प्रशांत टंडन जी, बता दूं कि ये इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि एक डर, एक भय जो है वो पैदा हो गया। एक जागरूकता राहुल गांधी पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच। वो जागरूकता और बढ़ न जाए और सियासी तौर पर सत्तारूढ़ दल को घाटा ना हो जाए, उसके लिए भोंपू से लेकर के तमाम चीज़ें जो हैं, भोंपू मतलब जो मीडिया का एक तंत्र जो लगातार गुणगान में लगा रहता है, वो भी सजग हो गया और साथ साथ सरकार तो सजग हो ही गई है और ऐसे नफरती तत्व भी एक्टिव हो गए हैं। आना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए शकील अख्तर जी आपके पास। कैसे देखा जाए, भारत जोड़ो यात्रा की बात भी हो रही है और क्या लगता है आपको, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 और अब पार्ट 2 और इस बीच बहुत सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन इस यात्रा, आपके पास यात्रा की क्या जानकारियां हैं, जरा वो साझा कीजिए। और साथ साथ ये भी कि क्या राहुल गांधी जिस राह पे चल रहे हैं उस राह से देश में जो ये नफरती तत्व हैं उस पर जो विपक्ष है वो विजय पा सकता है? राजीव जी, राहुल गांधी जिस राह पे चल रहे हैं वही इस वक्त एकमात्र राह है। जितनी खराब हालत इन लोगों ने पिछले 9 साल में कर दी है, उससे निकलने का एकमात्र रास्ता वही मोहब्बत का रास्ता है जिसे राहुल गांधी बार बार दिखा रहे हैं। लेकिन चुनाव जीतने तक ही इसकी भूमिका नहीं होना चाहिए। इस बात को राहुल गांधी को भी और बाकी जो गठबंधन की पार्टियां हैं इंडिया, उसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। 2004 में भी सोनिया गांधी चुनाव जीतकर वापस आई थी, कांग्रेस वापस आई थी, लेकिन 2004 से 14 तक जो इन्हें काम करना चाहिए थे, इन नफरती तत्वों पर काबू पाना चाहिए थे, वो उन्होंने नहीं किया। और उसी का परिणाम है कि 2014 के बाद वो ताकतें फिर से हावी हो गई हैं। आप देखिए कि 2014 से और अभी ये 23 तक आ गया है, अभी 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ये नफरती मीडिया, इसके एंकर जितनी आग लगा रहे हैं, जिस तरह खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, नफरतों को भड़का रहे हैं, जिसका लेटेस्ट शिकार ये सांप्रदायिक दंगे तो हम हरियाणा में और मणिपुर में और दूसरी जगह देख ही रहे हैं। ये जो ट्रेन की घटना है वो है, लेकिन इनमें से किसी पर भी, एक भी एंकर पे, एक भी पत्रकार पे, नफरत फैलाने वाले पर
कोई कार्रवाई इन 4 कांग्रेसी राज्यों की सरकारों ने नहीं की। करना चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये बताया कि कार्रवाई करने से किस तरह ये लोग डरते हैं, घबराते हैं और काबू में आते हैं। उद्धव ठाकरे ने की थी, अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया था। एक और टीवी चैनल ने जिसने बॉम्बे स्टेशन पर गलत खबर दिखाई थी उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। स्टालिन ने अभी बिहार के एक पत्रकार पर कार्रवाई की थी जिसने गलत खबर चलाई थी कि तमिलनाडु के अंदर बिहार के मजदूरों को मारा गया है। तो ये कार्रवाई कांग्रेस जब नहीं करती है, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और जिसके नेतृत्व में यूपीए चल रहा था, तो ऐसे तत्व जो है वो बच जाते हैं। एक घटना या दुर्घटना जो हुई थी गुजरात में, उसी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। नहीं तो उससे पहले तो नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने का कोई चांस नहीं था। वो घटना गुजरात उनको वहां तक ले आई और 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आ गई तो 2014 तक उसने गुजरात पर कोई कार्रवाई नहीं की। और आपको याद दिला दें कि 2014 से ठीक पहले एक स्टूपिड कांड होता था जिसमें कांग्रेस ने रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके कहा कि देखिए एक लड़की को इस तरह परेशान किया गया, लेकिन उस पर कार्रवाई करने के बदले कांग्रेस ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती थी कि हमें उसकी जांच के लिए जज नहीं मिल रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक हास्यास्पद बात और क्या होगी कि कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार, उसको स्नूपिंग कांड की जांच के लिए एक जज नहीं मिला। कैसे काबू में आएंगे ये लोग? आज जरूरत इस बात की है, जो लालू यादव कहते हैं कि उन्हें उखाड़ फेंकेंगे, और आपने कहा कि बार बार कहते हैं, लेकिन उखाड़ के इतनी दूर फेंकना पड़ेगा कि उस खरपतवार के अंश नहीं रहे, वो जड़े नहीं रहे। वाकई एक जन आंदोलन की जरूरत है जिसमें नफरत के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस का एक क्लास कैरेक्टर ऐसा है, वर्गीय चरित्र ऐसा है कि जब ये सत्ता में आती है तो सब भूल जाती है। कांग्रेस के नेता कहते हैं सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से कि आप सत्ता लाइए, लोग आपके नाम पर वोट देते हैं और सरकार फिर हमें सौंप दीजिए। 2004 से 14 तक आपको याद होगा, हम सारे लोगों को याद होगा, इसी तरह सरकार चलाई गई। कांग्रेस के जितने मंत्री थे, जितने संगठन के बड़े पदाधिकारी थे, उनसे सोनिया गांधी ने कम से कम नहीं तो 10 बार कहा, और उसमें शायद 2 या 3 बार या 4 बार भी हो सकता है हमारे सामने भी कहा कि लोगों के बीच जाइए, कार्यकर्ताओं से मिलिए, लेकिन कोई कांग्रेस का नेता, कोई मंत्री नहीं। और 2014 लड़ने से पहले हार गए। 10 साल तक खूब ऐश कर लिए थे, कोई जरूरत नहीं थी उन्हें सरकार की। कांग्रेस पार्टी को थी, नेहरू गांधी परिवार को थी, देश की जनता के लिए, और देश की जनता को थी, पर कांग्रेस के बड़े नेताओं को कोई जरूरत नहीं थी। 2014 का चुनाव आप याद करिए, दक्षिण में चिदंबरम ने कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कोई नेता ऐसा कह सकता है? और यहां पे उत्तर में मनीष तिवारी ने कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हर नेता कहता है कि जो पार्टी आदेश देगी वो मैं करूंगा, करना भी चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी हार की डर से, और नतीजा क्या हुआ, 44 सीटें हमें खाली। उसके बाद 2017 तक सोए पड़े रहे सब के सब। राहुल गांधी जब 17 में कांग्रेस अध्यक्ष बने तो उन्होंने फिर से जोश दिखाया, काम करना शुरू किया। और आप याद करिए कि 2017 से 19 तक राहुल गांधी कितनी हिम्मत से लड़े। मध्य प्रदेश जीत के दिया, राजस्थान जीत के दिया, छत्तीसगढ़ जीत के दिया, कर्नाटक जीत के दिया, और गुजरात में 70 सीटें लाए। बीजेपी को 100 के नीचे रोक दिया था। लेकिन फिर 2019 में क्या हुआ, कांग्रेसियों ने उनके खिलाफ जो विश्वासघात का काम किया, उससे निराश होकर, दुखी होकर राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और कांग्रेसियों की बनाई, उन्होंने T3 बनाकर राहुल गांधी के खिलाफ सोनिया को पत्र लिखा। उन सोनिया गांधी को जिन्होंने इन सब नेताओं बनाया था, गुलाम नबी आजाद से लेकर बाकी सब T23 वालों को। कांग्रेस को थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा। उसे समझना पड़ेगा कि ये मीडिया जिसको ये रोज पुचकारती रहती है वह उसकी नहीं है, वह विचारधारा के रूप में इनके साथ हो गई है। अभी शायद प्रशांत जी कह रहे थे कि ये राम मंदिर आंदोलन से हुई, ये उससे पहले हो गई थी। 1977 में जब अडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री बने, तब से उन्होंने मीडिया के अंदर आरएसएस के लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया था, और
हर जगह रेडियो में, दूरदर्शन में, अखबारों में, सब जगह अपने आदमियों को ले आए थे। कांग्रेस ने उसके तोड़ के लिए कुछ भी नहीं किया और बाकी विपक्षी दलों ने भी नहीं किया। आज जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस समझे कि देश बहुत खतरनाक मोड़ पर आ गया है। सिर्फ सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। 2004 में भी आपने सरकार बदली थी। अब जरूरत इस बात की है कि जो नफरती ताकतें हैं उन पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए और वापस जो है देश में जो समन्वय की राजनीति थी, जो मेल मिलाप की राजनीति थी, आपसी भाईचारा था, उसको बढ़ाया जाए। तभी हिंदुस्तान अपनी खोई हुई गरिमा को वापस पा सकता है। नहीं तो दुनिया के सामने आज हमारी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। और राजीव जी, ये आखिरी बात हम कह रहे हैं कि इस समय जो स्थिति है उसमें इंडिया चुनाव तो जीत सकती है, लेकिन उसके बाद क्या होगा इसको आज से ही इनको अपने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के देंगे, जो मुंबई में मिल रहे हैं ये, उसमें इसका जिक्र करना पड़ेगा। इसको आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, हर बात लिख के जनता को देना पड़ेगी कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। तभी देश की जनता को इन पर विश्वास होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं और कांग्रेस को खासकर यह ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि नजरें उनकी तरफ टिकी हुई हैं। न सिर्फ हम जो चर्चा अभी कर रहे हैं उस पर, बल्कि देश की नजरें और 26 दल कांग्रेस के साथ जो 25 दल और हैं उनकी नजरें भी टिकी हुई हैं। राहुल गांधी एकला चलो के साथ आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो दूसरे नेता हैं उनको भी राहुल गांधी का साथ देना होगा, तभी कुछ हो सकता है। और जैसा शकील अख्तर जी कह रहे हैं कि इंडिया जो गठबंधन है वो हरा सकता है 2024 में बीजेपी को, जो मोदी जी जिसके आज मुखिया हैं, मुखिया मीन्स प्रधानमंत्री हैं देश के, हालांकि पार्टी के मुखिया तो जेपी नड्डा हैं, खैर, तो उस हिसाब से भी। लेकिन ये ध्यान देने की जरूरत है, बहुत कुछ करने की जरूरत अभी आने वाले समय में पड़ेगी और उसमें कैसे कांग्रेस एकजुट होती है ये कांग्रेस के लोगों को समझने की जरूरत है। और साथ साथ ये भी कि मीडिया जिसके पीछे वो भागते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करे कांग्रेस, जो कि किनके पीछे भागा जाए, किनके पीछे न भागा जाए। नफरती तत्वों के पीछे भाग करके आप कहीं ना कहीं उसके साथ ही सहभागी होते हैं, ये तय मानिए। उनके साथ अगर जाएंगे तो आप उसके साथी हैं, सहभागी हैं। उनको आप उनका बहिष्कार क्यों नहीं करते? एक बड़ा सवाल है, ये क्वेश्चन बार बार मेरे जहन में भी आता है शकील अख्तर जी, कि आखिर कांग्रेस उन तत्वों का, उन मीडिया घरानों का बहिष्कार क्यों नहीं करती है जो लगातार अपने मंच पे बुलाकर कांग्रेस की ऐसी तैसी करती रहती है। और कांग्रेस ही नहीं बल्कि देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं ऐसे मीडिया घराने जो हैं, उसके बाद भी वहां पर न जाने क्यों कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल जाने के लिए आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। ये दिखाई देता है साफ साफ। खैर, ये कांग्रेस जाने और वो, लेकिन प्रशांत टंडन जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। जी प्रशांत जी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो शकील जी ने कहा बिल्कुल सहमत है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सच बात है। कांग्रेस के लोगों को ये जो मीडिया है नफरत फैलाने वाला, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए नहीं बुलाता है इनको, या इनको बड़ा प्यार करता है। ये उनको इस मुर्गा लड़ाई में एक प्लेयर बनाता है और वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है नफरत वाला। इसलिए उसको एक प्लेयर चाहिए होता है, एक दीवार चाहिए होती है। इसलिए कांग्रेस के लोगों को वो न्यूज में बुलाता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की जरूरत नहीं है, वो मुर्गा लड़ाई का किरदार है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुर्गा लड़ाई का किरदार है। दोस्तों, आप लोगों ने अगर मुर्गा लड़ाई नहीं देखी हो तो एक तो हर सप्ताह एक लड़ाई होती है छत्तीसगढ़ के बस्तर में, और वो मेला लगता है बिल्कुल, और मुर्गा लड़ाई होती है वहां। कई बार मुझे देखने का मौका मिला है, वो देखिएगा। और कई जगह देश के और भी कई हिस्सों में होता होगा, जिसका अभी जो बात कह रहे हैं यहाँ प्रशांत टंडन जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस के लोगों को इसलिए बुलाया जाता है। ये कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन पोल खोलने की जरूरत है, एक्सपोज करने की जरूरत है। इस देश को अगर नफरत की आग से बाहर निकालना है तो यह तय मानिए कि सबसे पहले मीडिया और ऐसे नफरती मीडिया पर लगाम कसने के लिए कम से कम कुछ नहीं तो उसका बहिष्कार तो करना शुरू कीजिए।
चलिए, ये बातें और भी होती रहेंगी। इस चर्चा को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी, दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और साथ में 2 और साथी जुड़े थे, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और जयशंकर गुप्त जी। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े इस चर्चा में। लंबी चर्चा, बहुत गंभीर चर्चा और इसमें आप लोग बने रहे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम आशा है परिचर्चा आपको पसंद आई होगी। इस परिचर्चा को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको परिचर्चा कैसी लगी। आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।